Good morning, friends. So, in the previous lecture, we have completed theoretical distributions, probability distributions in detail. Do you remember? We have completed binomials distribution, Poisson's distribution, and normal distribution. In detail, we have discussed it. Okay? And जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जो इस बुक में लिखे हुए आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम को. एवरीवन नोज इट. ओके. तो एज डिसाइडेड टुडे वी विल स्टार्ट विथ, हमने कुछ पेजेस स्किप किए. पेज नंबर मेरे ख्याल से कुछ 300 से लेके 320-25 तक, बराबर है ना? एंड हम लोग अभी है पेज नंबर 326 पे. 324 पे है क्या? तो चलो पेज नंबर 324 पे हम लोग, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, LR. ठीक है बच्चों? इन डिटेल सीखेंगे ये भी, क्योंकि ये बहुत मार्क्स देने वाला है आपको कम एफर्ट्स में. समझ रहे हैं बच्चों? लॉजिकल रीजनिंग. ओके, पहला पॉइंट. ओके, एंड इसमें 13, 14, 15, 16 चारों चैप्टर अभी इसी में, समझ रहे हैं ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चारों चैप्टर कंटिन्यूस में दिए मैंने, क्योंकि वो छोटे छोटे चैप्टर्स है ऑब्वियसली. ठीक है? एंड चारों के क्वेश्चंस भी मर्ज करके दिए मैंने. समझ रहे हैं बच्चों? तो ये जो भी है 20, 40, 50 पेज जो भी है, अब ये लॉजिकल रीजनिंग के हम साथ में ही कंप्लीट करेंगे. चलेगा बच्चों? कौन से पहले तो चैप्टर के नाम बताओ, आपको पता है तो. पहला कौन सा चैप्टर है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट. देन सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट्स एंड ब्लड रिलेशंस. ऐसे 4 चैप्टर है. लगे तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिख दो चैप्टर के नाम. बराबर है ना? चलेगा ना? 4 चैप्टर, नहीं तो बाद में पता चला चैप्टर के नाम ही याद नहीं आ रहे. 4 चैप्टर्स कौन से? पहला सीरीज कौन सा है? पहला चैप्टर नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कॉमा ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट. ठीक है बच्चों? दूसरा चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स. ओके. देन थर्ड इज डायरेक्शन टेस्ट. ओके, या डायरेक्शन सेंस टेस्ट्स ऐसे बोल सकते हो आप. एंड नेक्स्ट इज blood relations. So these are 4 chapters in LR that we have to study. 4 chapters in LR. Okay, number series, coding and decoding, odd man out, sitting arrangements, direction test and blood relations. Okay, तो पहला पॉइंट, सीरीज इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप के सीरीज होते हैं. कौन से? नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड लेटर सीरीज. सीरीज इज क्लासिफाइड इनटू नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड लेटर सीरीज. ध्यान दे रहे हो बच्चों? ओके. अब कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन है. अब सबसे पहले तो सीरीज एंड प्रोग्रेशन, ये दो अलग है, ये समझो. करेक्ट है? प्रोग्रेशन जो होता है वो सीरीज होता ही है, बट एवरी सीरीज इज नॉट अ प्रोग्रेशन. है या नहीं? जो प्रोग्रेशन है वो भी एक नंबर का सीरीज है, बट हर एक सीरीज को प्रोग्रेशन बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं. एपीएचजीपी बोल सकते हैं क्या? नहीं. अब जैसे यहाँ पे 2, 7, 16 क्वेश्चन मार्क, 46, 67, 92, ये कोई एपीएचजीपी है नहीं. फिर भी आपको फोर्थ टर्म पूछ रहा है ना ये, तो आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, या फर्स्ट एंड सेकंड का क्या रिलेशन है, सेकंड एंड थर्ड का क्या रिलेशन है, एक पैटर्न एक्सप्लेन करना है आपको. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया 1, 4, 9, 16, 25, व्हाट नेक्स्ट? 36. ये कोई एपीएजीपी नहीं था, फिर भी आप कैसे आंसर बता पाए 36? आपको समझा, सर ने बोला 1, 4, 9, 16, 25. तो यहां तक बोलते बोलते आपके दिमाग में आ गया, अरे ये तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बता रहा है. फिर जब मैं आपको पूछा व्हाट नेक्स्ट, तो आप बता दिए कि सर आंसर इज 36. यस और नो? तो ये तो एक बहुत बेसिक सीरीज था, समझा ना? सीरीज ऑफ स्क्वायर. और कुछ भी हो सकता है ना ऐसे. यस और नो? समझो, मैंने बोल दिया 1, 10, 100, 1000, 10,000, व्हाट नेक्स्ट? 1 लाख. ये तो सीधा सीधा एक ही जीरो ऐड हो रहा है ना. पहले क्या बोला मैंने? 1, 10, 100, 1000, 10,000. तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है इन शॉर्ट. ये जीपी भी था वैसे, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी था, बट इट इज ऑल्सो सीरीज और नॉट. बट सीरीज का कोई अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक प्रोग्रेशन होना जरूरी है क्या?
नहीं। ओके, तो पहला 2, 7, 16, 46, 67, 92। बताओ नेक्स्ट क्या नंबर रहेगा, वो जो क्वेश्चन मार्क है उधर क्या रहेगा। ओके, अब मुझे बताओ 2 में 5 ऐड किया तो क्या आया 7, 7 में क्या ऐड किया 9 ऐड किया तो क्या आएगा 16, तो 5 ऐड हुआ 9 ऐड हुआ, तो अब बताओ 16 में क्या ऐड होना चाहिए 13, तो 16 में 9 ऐड किया तो 13 ऐड किया तो क्या आएगा 29, फिर 29 में क्या ऐड होना चाहिए 17, तो क्या आएगा 46, टैली हो रहा है क्या ये, 46 में क्या ऐड होना चाहिए 21, तो क्या आएगा बोलो 67, एंड 67 में क्या ऐड होगा 25, तो क्या आएगा 92। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले 5 ऐड हुआ, बाद में 9 ऐड हुआ, 13 ऐड हुआ, 17 ऐड हुआ, 21 ऐड हुआ, 25 ऐड हुआ, तो जो नंबर ऐड हो रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कैन आई से डिफरेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस और नो। सिंपल लैंग्वेज में बात करना है तो नंबर्स क्या दिए थे बोलो 2, 7, 16 क्वेश्चन मार्क, बराबर है ना, 46, 67, 92। तो बोलो 2 में क्या ऐड किया +5, इधर क्या ऐड किया +9, तो इधर क्या ऐड होगा +13, इधर क्या होगा +17, इधर क्या होगा +21, एंड इधर +25। सही है क्या, तो बोलो आंसर क्या आएगा 29। तो टेल मी वेदर 29 इज द फाइनल आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यस और नो। करेक्ट आंसर, सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 29 होगा कि नहीं मेरे भाई। तो आप साथ साथ में एक्सप्लेनेशन में लिखो वो कैसे आ रहा है, समझ रहा है क्या। अच्छा मुझे बताओ, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको कुछ ऐसे बता सकता हूँ कि भाई ये 2, 4, 5 वैरायटी है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ये तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं। मैं आपको जितना राइट इंस्टीट्यूट ने दिया है वो वैरायटी बता सकता हूँ, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो भी मैंने ऐड करके रखा है यहाँ पे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट क्वेश्चन और नॉट। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझेगा कि ये मैं मैनेज कर लूंगा, है या नहीं। ये समझ रहा है क्या, सीरीज सीरीज में आपको एक पैटर्न इस्टेब्लिश करना है, क्या इस्टेब्लिश करना है पैटर्न। एक बार आपने पैटर्न इस्टेब्लिश कर लिया इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी देन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बताओ 2, 5, 10, 17। हाँ चलो बोलो क्या हो रहा है, आराम से सॉल्व करने कोई गड़बड़ नहीं अपने को। हाँ 2, 5, 10, 17 क्वेश्चन मार्क 37। हाँ बोलो 2 में क्या ऐड हुआ 3, तो ये +3 हुआ, फिर उसके बाद +5 हुआ, +7 हुआ, इससे पैटर्न समझा क्या। अच्छा हमेशा ऐसे ही रहता है क्या प्लस वाला, नहीं कुछ और भी रहेगा ना। तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए +9 होना चाहिए, तो +9 किया तो क्या आएगा 26, 26 आना चाहिए, एंड कभी भी नेक्स्ट भी टैली करके देखने का, समझा क्या। 26 में क्या ऐड होगा 11, तो 37 मैच हो रहा है क्या, तो मिसिंग फिगर क्या है 26, तो करेक्ट आंसर इज 26। अब बताओ बच्चों, ये तो 4th स्टैंडर्ड का सिलेबस है कि नहीं, 4th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन रहते हैं एक्चुअल में। उसमें तो ये यहाँ ये तो नंबर है, उसमें तो ऐसे डायग्राम रहते हैं, ये डायग्राम उसका दूसरा तीसरा ये है, चौथा डायग्राम कहाँ है या नहीं। 4th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप लिटरली, यस और नो। नेक्स्ट 1, 1, 4, 8। हाँ बोलो ये क्या है 1, 1 बोलो 4, 8, 9, 27, 16, एंड आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, ध्यान दे रहे हो आप। चलो बोलो, मेरे ख्याल से ये 1 जो है ये 1 स्क्वायर है, ये 1 क्यूब है, ये 2 स्क्वायर है 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 4 स्क्वायर, अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4 क्यूब 64। तो व्हाट इज आंसर 64। अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशन वगैरह नहीं था, बट आपको पैटर्न समझा था क्या, तो इसके लिए अपना दिमाग उस जगह पे होना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो समझता नहीं भाई 1, 1 ये कैसे हुआ सेम नंबर आया 4, समझना बहुत ज़रूरी है ना, वो एक पैटर्न दिमाग में लाना। यस और नो, क्या था ये 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ये ऐसे लाइन ऐसे जा रही थी, ये सीरीज ऐसे बढ़ रहा था आगे, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, देन 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, एंड 4 का क्यूब ये नंबर वाज मिसिंग ओवर देयर, तो करेक्ट आंसर इज 64। करेक्ट आंसर इज 64। सही है बच्चों। चलो नेक्स्ट 120, 99, 80, 63, व्हाट नेक्स्ट, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे, मुझे बताओ ये पहला नंबर 120 है, ध्यान दे रहे हो क्या, दूसरा नंबर क्या है बताओ 99, तीसरा क्या है 80, चौथा क्या है 63, एंड पांचवा नंबर आपने को फाइंड करना है। चलो एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे प्लीज प्लीज,
मुझे बताओ 120 में से क्या डिडक्ट किया तो 91 आएगा? 21 डिडक्ट किया, फिर इससे 19 डिडक्ट किया, फिर इससे 17 डिडक्ट किया, अब क्या डिडक्ट होगा? 15 डिडक्ट करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा? 48। तो इस तरह से आंसर 48 है। और इसको सॉल्व करने का ये भी तरीका है कि आप मुझे बताओ। ओके, नंबर्स क्या क्या है बताओ? 120, 99, 80, 63 एंड व्हाट नेक्स्ट? ये नंबर अपने को फाइंड करना है ना। तो बताओ ये जो 120 है, कैन आई से इट इज 11 स्क्वायर माइनस 1। ये जो 99 है वो क्या है? 10 स्क्वायर माइनस 1। ये जो 80 है इट इज 9 स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट है। 63 क्या है बोलो? 8 स्क्वायर माइनस 1। तो ये नंबर क्या आएगा? 7 स्क्वायर माइनस 1। 7 स्क्वायर कितना आता है? 49 माइनस 1 48। तो समझा क्या? तो 11 स्क्वायर माइनस 1 का आंसर 120 था क्या? 10 स्क्वायर माइनस 1 का आंसर 99 था क्या? 9 स्क्वायर माइनस 1 का आंसर 80 था क्या? 8 स्क्वायर माइनस 1 का आंसर 63 था क्या? 7 स्क्वायर माइनस 1 का आंसर इज 48। तो ये एक ही क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व किया। समझा क्या? इससे आपको समझा ही होगा कि एग्जैक्टली इसमें टीचर का क्या काम है, स्टूडेंट का क्या काम है। टीचर का काम है भाई ऐसा ऐसा सिलेबस है, इस टाइप के क्वेश्चन है या नहीं? इसमें मैं कुछ ऐसा बहुत ग्रेट काम कर रहा हूँ क्या भाई? मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसकी वजह से एग्जाम में आया, ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या यहाँ पे? कैन आई से दिस इज मोर अ कॉमन सेंस विच इज डेवलप्ड ओवर दीज चैप्टर्स। अगर इसने आपने कुछ मैथमेटिक्स का नॉलेज गेन किया है, कुछ एक एप्टीट्यूड डेवलप किया है, तो ये आंसर आना चाहिए। क्या डेवलप किया है? एप्टीट्यूड अगर आपने डेवलप किया है तो ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि नहीं? यस जिसमें आपने एपी जीपी पढ़ा है वो फॉर कुछ फॉर्मूले, इवन दैट नॉलेज विल हेल्प यू। चलो नेक्स्ट। 10, 11, 22, 23, 46, 47। हम बोलो क्या 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 नंबर से बताओ? 10 बोलो, 11 देन 22 देन 23 देन 46 47 94 95 एंड व्हाट नेक्स्ट? ऐसा ही हुआ ना फिर ये। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला है तो व्हाट नेक्स्ट इज लास्ट नंबर। समझ रहा है क्या? मुझे बताओ 10 में क्या हुआ? ये 1 ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, फिर इंटू 2 हुआ। नहीं समझा आपको? फिर 1 ऐड हुआ, फिर इंटू 2 हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, फिर इंटू 2 हुआ। समझा क्या? फिर 1 ऐड हुआ, अब क्या होगा? इंटू 2 करना पड़ेगा। तो बोलो क्या आंसर है? तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 95 इंटू 2, क्या आंसर है? 190। अब बताओ बच्चों, ये पैटर्न तो आपको ही ढूंढ के निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आपको ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ये पैटर्न अभी। यस और नो? तो क्या लगता है आपको ये कैटेगरी में एटलीस्ट नंबर सीरीज में इट इज गोइंग टू बी इजियर और नॉट? बट बच्चों एग्जाम में अब तुम्हारा दिमाग बराबर चल रहा है कि उस समय पे ठिकाने पे है क्या, वो भी मैटर करता है ना, है या नहीं? इसके लिए कूल माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट, पॉजिटिविटी इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर नींद हो गई क्या वो इंपॉर्टेंट है, तुम क्या स्टेट ऑफ माइंड में वो इंपॉर्टेंट है या नहीं? नहीं तो क्या हो जाता है कभी आप देखो बच्चों, लॉ में अकाउंट्स में क्या है, या तो तुमने पढ़ाई किया इजी जाता है, ओके, नहीं किया डिफिकल्ट जाएगा। बट मैथ्स में ना तुम उस दिन क्या तुम्हारा माइंड सेट है उससे भी फर्क पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन तुमसे होंगे नहीं, दिमाग चलेगा नहीं, दैट मैटर्स। एंड ये 6 महीने के तुम्हारे एफर्ट्स 2 घंटे में डिसाइड होने वाले। करेक्ट है या नहीं? तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिवाइज प्रॉपरली, टू हैव अ प्रॉपर माइंड सेट। एंड पहले से तैयारी रखोगे ना, तो वो एग्जाम के टाइम पे भी, एग्जाम पेपर के पहले दिन आपकी मिनिमम 5 घंटे नींद होना चाहिए, 5 से 6 घंटे मिनिमम। उससे एक 7 आवर्स होता है तो भी अच्छी बात है, उससे ज़्यादा भी होना नहीं चाहिए। बराबर है कि नहीं? उतना होना चाहिए, उसके लिए पहले से एक प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है ना, है या नहीं? एंड इसलिए मैं बोला था कि दिस बुक इज गोइंग टू प्ले मेजर रोल राइट इन योर एग्जामिनेशन। समझ है आपको ये? चलो नेक्स्ट। 1500। हम बोलो क्या क्या नंबर है, जल्दी बताओ। वन एंड देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको क्या एग्जाम में लिखना है क्या? ये 1000, नेक्स्ट नंबर क्या है? 500, नेक्स्ट नेक्स्ट 125। तो मेरे ख्याल से 1000 का ये हाफ है, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय हाफ, देन मल्टीप्लाइड बाय हाफ, देन मल्टीप्लाइड बाय हाफ, मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो रहा है ना। अब अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दो, क्या आंसर है? 62.50। 62.50 इज द आंसर, ऑप्शन डी।
हाफ हाफ, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी था वैसे, है या नहीं? चलो नेक्स्ट, सेक 6, 11, 17, 24, 32, व्हाट नेक्स्ट? बोलो 6, 11, 17, 24, 32, व्हाट नेक्स्ट? आप बताओ कैसे किया ये, बताओ 6, 11, 17, 24, जल्दी बताओ, 32, व्हाट नेक्स्ट? 6 में क्या ऐड हुआ है? 5, आर यू श्योर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है? फिर क्या ऐड हुआ है? 6, फिर 7, फिर 8, आर यू श्योर? अब क्या ऐड होगा? 9 ऐड होगा, 9 ऐड होगा, तो क्या आंसर आएगा? 41, तो 41 इज आंसर। आर यू श्योर माय फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, 1925, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बोलो क्या क्या नंबर से ये, जल्दी बताओ। 19, 25, 49, 81, बोलो एंड व्हाट नेक्स्ट, यही है ना? बोलो इज इट 1 का स्क्वायर? ये क्या है बोलो? 1 का स्क्वायर, डू यू एग्री? ये नंबर क्या है? मतलब ये ऑड नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, फिर ये 9 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर 11 का स्क्वायर, आंसर इज 121, ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 121, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट, 10, 12, 36, 38, 114, 116, 348, क्वेश्चन मार्क। हाँ बोलो, बोलो कैसे आने वाला है, क्या पैटर्न है, तुम बताने का है अभी मुझे। 10, 12, 36, 38, 114, 116, 348, व्हाट नेक्स्ट? बोलो। देखो इसमें ऐड 2 हुआ, फिर इनटू 3 हुआ, नहीं समझा आपको ये? फिर ऐड 2 हुआ, फिर इनटू 3, फिर ऐड 2, डू यू एग्री? फिर इनटू 3, फिर अब क्या करना पड़ेगा? ऐड 2, तो ऐड 2 करके बताओ क्या आंसर है? 350। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ, इसका नेक्स्ट नंबर 1050, 350 का ट्रिपल आएगा कि नहीं? यस, तो करेक्ट आंसर इज 350, ऑप्शन ए, समझा बच्चों? चलो नेक्स्ट, 5760, कर रहे हो क्या सब सॉल्व? हम बोलो क्या क्या है? 5760, 960, 192, 168, हाँ चलो तुम बताओ पैटर्न अभी। 5760, 960, 192, क्वेश्चन मार्क, बराबर है ना? एंड उसके बाद 16, देन 8, बोलो। तो देखो 5760 को मेरे ख्याल से इंटू 1/6 किया, इंटू 1/6 किया तो क्या आया? 960। एक काम करो, 960 को इंटू 1/5 करो, क्या आता है? 192। तो अब क्या होगा बोलो? इंटू 1/4 होगा, तो इंटू 1/4 48, तो अब आगे टैली करना है, और 48 को किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/3 आया क्या? फिर ये 16, बराबर है ना? 16 को किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/2, 8, या तो डिवाइड बाय 6 हुआ, फिर डिवाइड बाय 5 हुआ, फिर डिवाइड बाय 4 होगा, डिवाइड बाय 3 होगा, डिवाइड बाय 2, समझ है आपको ये? अरे इंटू 1/6 मतलब डिवाइड बाय 6 ना यार, समझा क्या भाई? पक्का? चलो नेक्स्ट, 525, क्या है ये बोलो? 525, देन 36, 6, देन 8, 64, देन 625, व्हाट नेक्स्ट? समझा आपको ये? अच्छा बताओ, ये नंबर का स्क्वायर हुआ, सही है या नहीं? इसका स्क्वायर रूट है ये, नहीं समझा आपको ये? फिर स्क्वायर हुआ, सही है या नहीं? अब किसकी बारी है? स्क्वायर रूट की बारी है, तो स्क्वायर रूट क्या आंसर है? 25, ऑप्शन ए, स्क्वायर स्क्वायर रूट, बराबर है ना? स्क्वायर स्क्वायर रूट, डू यू एग्री? पैटर्न इस्टेब्लिश करना है आपको, समझ है क्या? एक बार ये पैटर्न इस्टेब्लिश हुआ, इट्स गोइंग टू बी इजी देन। ये सारे क्वेश्चन समझे क्या आपको? पक्का? चलो नेक्स्ट, 2, 3, 5, 7, 11, 13, व्हाट नेक्स्ट? हाँ बोलो कैसे?
बोलो 2, 3, 5, 7, 11, 13, व्हाट नेक्स्ट? हाँ बोलो कैसे किया? प्राइम नंबर से है सब या कुछ ऐड करके वगैरह आ रहा है? कैन आई से दिस इज अ, बोलो, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स? दिस इज अ लिस्ट ऑफ, बोलो, प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? बोलो 17। डू यू एग्री? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज, करेक्ट और नॉट? आफ्टर 13, बराबर है क्या? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 17। आफ्टर 13 नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 17। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? ओके, तो ये नंबर सीरीज के और भी क्वेश्चन रहेंगे आगे, बट ये एक आइडिया आया इससे? आइडिया आया क्या इससे? नंबर सीरीज कैसे रहने वाला है? एंड मैंने बहुत, मतलब इसमें भी बहुत वैरायटी कवर करने की कोशिश की है, आपको आगे भी आएगा। और एक इससे आपको समझेगा कि भाई क्या क्या हो सकता है, उसके बाद में दिमाग आपको ही लगाना एग्जाम में यार। ये रट्टा मारने कोई सीन ही नहीं है। ओके, ना इसमें कोई फॉर्मूला भी है। ओके, नेक्स्ट नंबर सीरीज के बाद में इसमें है कोडिंग डी कोडिंग। क्या है? कोडिंग डी कोडिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझो, ये लड़की मुझे पूछ रही है, सुन रहे हो क्या? ये लड़की मुझे पूछ रही है, सर आपकी बेटी का नाम क्या है? आपकी बेटी का नाम क्या है? मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी का नाम है BWOJ। समझा क्या? ऐसे बता दिया मैंने उसको। ये बोले क्या पागल हो गए क्या सर, ऐसा कैसे नाम है? समझा या नहीं? मैं बोला यही नाम है, बट हो सकता है कि और भी कोई लोग सुन रहे थे, तो मैंने कोडिंग करके बताया। एंड उसको मैंने पहले से बता के रखा है कि इसका डी कोडिंग है। मैं जो बताऊंगा हर लेटर का प्रीवियस लेटर लेने का, फिर तुझे आंसर समझेगा। तो बी का प्रीवियस लेटर बताओ, ए, डब्ल्यू का प्रीवियस लेटर वी, ओ का एन, जे का आई, ये हो गया नाम। समझा है नहीं? तो मैंने उसको आंसर दे भी दिया, किसी को समझा भी नहीं, है या नहीं? क्योंकि ये कोड का डी कोड सिर्फ उसको मालूम था। समझा क्या? अब वो कोडिंग डी कोडिंग अपन कंप्यूटर का कोडिंग नहीं सीखने वाले इधर, व्हाइट हैट जूनियर, वो नहीं सीखने वाले। आप समझ रहे हो क्या? यहाँ पे हम क्या कोडिंग मतलब समझते हैं कोड लैंग्वेज। कई बार हम लोग डिसाइड करते हैं ना, अच्छा अपने घर पे अपने को कभी कभी अपने कोड रहते कि नहीं, अपन ये बोलेंगे बराबर है कि दो चार लोगों के सामने भी मैंने मेरी बीबी को कुछ बोला, उसको बराबर समझता है ये क्या बोलना चाहता है। बराबर है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये क्या बोलना चाहता है उसको बराबर पता है, जबकि लोगों को लग रहा है कुछ और है। क्वाइट पॉसिबल और नॉट? क्योंकि हो सकता है कि हमने कुछ डिसाइड करके रखा है कि मैंने ऐसे बोला तो ऐसे समझ। करेक्ट और नॉट? एक कोड लैंग्वेज हो सकता है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जिसका डी कोड सामने वाले को पता होना चाहिए ना, इसको डी कोड कैसे करते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? किसी को भी भाई, राइट? जैसे कि समझो हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक दूसरे कभी किसी को लेटर लिखा तो ऐसा उल्टा लेटर लिखते थे, मतलब ताकि वो मिरर में दिखा तो ही पढ़ सकते हो। समझा क्या? मिरर में देखा तो ही पढ़ सकते हो, अदरवाइज फिर लगता है कि कौन सा लैंग्वेज है। समझ रहा है क्या? उसमें फिर विनोद लिखना है तो ऐसे लिखने का, VI। समझ रहा है क्या? ये मिरर में दिखा तो फिर विनोद दिखेगा ना प्रॉपरली। समझ रहा है क्या? बट अगर कोई दूसरे के हाथ में लेटर पड़ गया तो उसको लगेगा कि कुछ तो गलत आया लेटर, इधर दूसरे लैंग्वेज में आया। करेक्ट और नॉट? बट एक्चुअल लेटर पढ़ा जा सकता है ना फिर। तो क्या कैन आई से दैट लेटर वाज कोडेड? इट वाज कोडेड। समझा या नहीं? जिसका डी कोड सामने वाले को पता होना चाहिए, जिसका डी कोड सामने वाले को पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि आपको ये? यस और नो? तो अब यहाँ पे ये कोडिंग डी कोडिंग में कभी कुछ क्वेश्चन कोडिंग के आएंगे, कुछ क्वेश्चन डी कोडिंग के लिए आएंगे। ओके, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? ओके, एग्जाम में जाने के बाद आप पहले 5-10 मिनट, आपको पहले 5-1 मिनट पेपर मिलता है मैथ्स में, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। समझ रहा है क्या? ओके, तब तुरंत आपको एक रफ शीट भी रहता है सामने, उधर क्वेश्चन पेपर के एंड में ही रफ शीट रहता है, पता है क्या आपको ये? तो रफ शीट में ना ये लिख के लेने का, ABCD अप टू जेड लिख के लेने का। दिख रहा है क्या आपको ये? मैंने ऊपर क्या लिखा है? 1 2 3 4, नीचे उल्टा लिखा है देखो। मतलब अगर मैंने कल जाके बोल दिया कि भाई के, तो आपको समझना चाहिए के जो है वो 11th लेटर है एंड रिवर्स में 16th लेटर है। एंड याद रखो, अगर आपने ऊपर वाला भी लिख दिया ना, तो याद रखो ये 11th है, ये 16, ये दोनों का टोटल हमेशा 27 होता है। ये 12 है, ये 15 है।
जो पहले से फर्स्ट रहेगा वो पीछे से 26 रहेगा ना, टोटल हमेशा 27 होगा। ये 70th है तो पीछे से 10th है, ये टोटल 27 होता है हमेशा। तो अगर जैसे ए बी सेकंड लेटर है तो पीछे से 25वां है, दोनों का टोटल हमेशा 27 होता है। समझ आएगा आपको ये? तो जस्ट बट ये अगर आप लिख के रखोगे ना बच्चों तो क्या फायदा होगा, बाद में आपको कोडिंग आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने बोल दिया कि भाई Q इज कोडेड एज 17, P इज कोडेड एज 16, O इज कोडेड एज 15, देन A इज कोडेड एज, आसान है ना, करेक्ट और नॉट? M इज कोडेड एज, हर बार वो ABCD काउंट नहीं करते बैठ सकते ना भाई हम लोग, बड़ा टॉक्सिक काम है। इनफैक्ट J के बाद में क्या आता है, कभी कभी डायरेक्ट अपने को समझता भी नहीं, अपन ABCD से ही चालू करना पड़ता है, करेक्ट और नॉट? ऐसा होता है कि नहीं? M के बाद नेक्स्ट क्या है, M के बाद क्या है भाई, ABCDEFGH होता है ऐसे, इज इट राइट और नॉट? अब जैसे मैं मेरी बेटी को पूछता हूँ बेटा ट्यूसडे के बाद क्या, वो बोलते हैं रुको, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, समझ रहा है क्या? मैं उसको पूछ रहा हूँ फ्राइडे के पहले क्या है, बोल फ्राइडे के पहले, बोले संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे के पहले क्या है, थर्सडे। समझ रहा है क्या? क्योंकि अब वो इस उम्र में उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है कि भाई इसके पहले क्या आने वाला है, समझ रहा है क्या? बट उसने रट्टा मार के वो याद करके रखा है, करेक्ट है? अगर समझो मैं उसको बोल रहा 8 6 कितना है बता, चल बता भाई 8 6 कितना है, बोलते रुक, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछने का। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। अब 8 6 तुम तो बता सकते हो ना, लेकिन मैं बता सकता हूँ, बट उसको सीरीज ही मालूम है ना ये। अब ABCD के केस में भी अब कौन, अब ये मुझे बताओ, हाँ J के बाद थर्ड लेटर बताओ कौन सा है? हाँ, अब दिमाग का फालतू में जा रहा है कि नहीं? उससे अच्छा इधर देख के डायरेक्ट समझेगा ना कि भाई J के बाद में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, J का नंबर 10 है, M का नंबर 13 है, थोड़ा फास्ट समझेगा ना। तो एक आध क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पे आने वाला ये सोच के आप लिख के रखो, वेस्ट तो नहीं जाएगा ना वो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी रफ में लिख रहे हैं, समझ रहा है क्या? तो ए से लेके जेड तक लिख के रखने का, उसके सामने 1 2 3 4 लिख के रखने का, समझ रहा है क्या? तो कौन सा लेटर जो है, कौन सा लेटर है उसका अल्फाबेट सीरीज में, समझ रहा है ना, या लेटर सीरीज में क्या रैंक है ये आपको समझेगा, करेक्ट है? एंड रिवर्स में भी क्या रैंक है वो समझेगा आपको। इज दैट क्लियर? यस और नो? सिमिलर अभी जैसे कोडिंग का मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, ओके ध्यान दे रहे हो क्या? समझो ये लड़की पूछ रही कि सर आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ, तो आप मुझे बताओ वी जो है, वी वो सामने से कौन सा लेटर है? इधर 22 है ना, तो पीछे से 22 कौन सा है बताओ, इधर से ई है, समझा क्या? दूसरा लेटर मेरे नाम में क्या है, आई, वो 9th है, तो इधर से 9th है, तो पीछे से 9 कौन सा है बोलो, आर। फिर उसके बाद एन, एन जो है वो 14th है, पीछे से 14 कौन सा है, एम, समझा क्या? फिर ओ जो है 15th, पीछे से 15th है एल, एंड डी जो है इधर से 4th, तो पीछे से 4th है डब्ल्यू। समझो मैंने बोलिया ये मेरा नाम है, समझा क्या? तो इसको डी कोड कैसे करना है वो देखना है। ई बोलो, ई सामने से कौन सा लेटर है, 5th, तो पीछे से 5th लेने का भी, तो पीछे से 5th कौन सा है, वी। नहीं समझा आपको? यस और नो? बोलो आर, आर सामने से कौन सा लेटर है, 18th, तो पीछे से 18 बताओ, आई, समझा या नहीं? एम सामने से क्या नंबर है, 13, पीछे से 13 बताओ, एन, एल सामने से कौन सा है, एल 12th, पीछे से 12th बताओ, ओ, डब्ल्यू सामने से कौन सा लेटर है, 23rd, इधर से 23rd बताओ, डी। आ गया मेरा नाम। यस और नो? तो बता, अगर मैंने ऐसा नाम बताया होता आपको तो आप किसी को समझा भी नहीं है, बट जिसको मैंने बोला है कि कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, कैसे डिकोड करना है, वो तो समझेगा। तो इतना तो आप जानते हो यार, मूवीज वगैरह देखते हो आप, राइट? किसी को मिलिट्री का कोई मैसेज भेजना है, करेक्ट और नॉट? तो आपको क्या लगता है ऐसे डायरेक्ट भेजेंगे क्या वो, पॉइंट नंबर इस पे अटैक कर दो, इतना आसानी से बोलेगा क्या वो? पॉइंट नंबर 3 2 1 पे, वहाँ पे अपने 50 सोल्जर है, उसमें से 25 इधर जाओ, 12 इधर जाओ, ऐसा डायरेक्ट मैसेज देंगे? अगर वो वायरलेस का फ्रीक्वेंसी अगर राइट किसी से मैच हो गया, वो सुन रहे, तो उनको तो डायरेक्ट अपन अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, करेक्ट और नॉट? तो ये कैसे बात करते रहेंगे, पूरा कोडेड रहता है ये सब, करेक्ट और नॉट? किसी ने सुन भी लिया तो उसको कुछ समझेगा नहीं, करेक्ट और नॉट? किसी ने सुन भी लिया तो उसको कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि तुमने पहले से कोडिंग डिकोडिंग करके रखा है ना यहाँ पे, कि हमारे ये इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। इनफैक्ट लोगों के सोल्जर के नाम भी नहीं डायरेक्ट बताए जाते, सबको अपना अपना कोड दिया रहता है, करेक्ट और नॉट? कोई का नाम ए है, बी है, डेल्टा है, समझ रहा है कि नहीं? यस और नो? जैसे शेरशाह मूवी में, शेरशाह तो कोड नेम रहता है ना उसका, उसका नाम तो क्या रहता है नाम, एक्चुअल रियल नाम, विक्रम, विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा।
करेक्ट ना? शेरशाह तो कोड नेम रहता है ना ऑपरेशन में, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में, तो दैट्स अ कोड नेम, दैट्स अ कोड नेम, जिसका डी कोड इंडियन आर्मी के जो भी 10 12 15 20 लोग वहां पे जो है उन सबको पता रहेगा ना शेरशाह कौन है, करेक्ट और नॉट, या उसका शेरशाह का पोजीशन क्या है वहां पे, करेक्ट और नॉट। तो एक कोडिंग होता है, क्या होता है? कोडिंग, समझ रहा है? जिसका डी कोड सिर्फ अपने को पता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कुछ जाता है क्या दिमाग में? कभी किसी को बोलना है, समझ रहा है क्या, कुछ बोलना है, अपन पहले कोड डिसाइड करके रखते हैं कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे कंपनीज में समझो, मैं ये समझो मेरे असिस्टेंट है, मैं उसको बोल रहा बेटा जा एक काम कर, B95 लेके आ, क्या लेके आ? B95। तो आपको तो कुछ नहीं समझ रहा है B95 क्या है, तो हो सकता है कि हमको हमारे पास अलग अलग कलर के पेंट्स है, उसमें B स्टैंड फॉर ब्लू, एंड उसका सामने 95, ब्लू में 100 शेड्स है हमारे पास, उसमें से 95th शेड का कलर लेके आने का है। तो मैं इसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया? ब्लू कलर का 95th शेड लेके आ। आपको समझा क्या मैंने क्या बोला था? नहीं, क्योंकि इट वॉज कोडेड, इट वॉज कोडेड, जिसका डी कोड उसके पास था, जिसको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसके पास तो डी कोड था ना उसका, तो इसको क्या बोला जाता है? कोडिंग डी कोडिंग। क्या बोला जाता है? कोडिंग डी कोडिंग। समझा क्या? हाँ चलो फिर अभी क्वेश्चन देखते। मेंशन इज कोडेड एज, क्या बोल रहा है ये? बोलो। मेंशन इज कोडेड एज, हाँ चलो बोलो, मेंशन इज कोडेड एज, MEN, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? TION इज कोडेड एज, हाँ बोलो, NF, चलो ऐसे इधर लिखता हूं, N क्या कोड है इसका, बोलो, NF, जल्दी बताओ, OUJPO, तो बोलो M के बाद में नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लेटर N रहता है ना, ऐसा हो, तो क्या +1 किया है इधर, E में भी +1, आपको समझता है कि +1 का मतलब समझा ना, तो A+1 क्या? B+1 C -2 A, D-3 A, D+4, इसलिए लिख के रखने का, समझा क्या? इसलिए लिख के रखने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? D+4 इतने आसानी से नहीं समझा ना, करेक्ट है, ABCD, D+4 भी बोला तो आपको ABC से चालू करना पड़ा, एटलीस्ट मेरे को तो ABC से चालू करना पड़ा, D से उधर से चालू करो, इट बिकम्स लिटिल टफ और नॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझा क्या? J-3 बताओ क्या है? J-3, J-3 G, करेक्ट है, G+8, G+8 O, करेक्ट है, A-5, A-5, A-1 Z लेने का, A-5 कौन सा? V, समझा क्या? V+9 E, V+9 E लेने का, समझा क्या? वापस Z के बाद A से स्टार्ट लेने का वापस, समझा क्या? डू यू एग्री? Z-8, Z-8 H, डू यू एग्री? H+11, H+11, H+11 S, ध्यान है सबका? H के सामने जो इमीडिएट लेटर है उसको 1 पकड़ने का ना, समझा क्या? Z-1, Z-1, Z-1 Y, P माइनस पीछे जाएगा ना, एंड Z+1 इज गोइंग टू बी A, A-1 इज Z, A-1 इज Z, एंड A+1 इज B, समझा क्या? चलो यहां पे बताओ, सब जगह +1 हुआ है क्या? फिर पक्का +1 हुआ है क्या? +1 हुआ है, देन is coded, then expert will be coded as, चलो बोलो, expert will be coded as, कर दो, E में +1 करो, F X में +1 करो, Y P में +1 करो, Q E में +1 करो, F R में +1 करो, S बराबर है ना, T में +1 करो, U, समझा क्या? तो क्या आंसर है बोलो? FYQ FSU, एक्सपर्ट विल बी कोडेड, ये ऑप्शन में रहेगा ऑब्वियसली, समझा क्या? आंसर समझा क्या? नेक्स्ट, इफ विनोद इज कोडेड एज WHONE, हाँ चलो बोलो, VINOD इज कोडेड एज WHONE, हाँ बोलो, V में 1 ऐड किया है क्या? फिर -1 +1 -1 +1, तो +1 -1 +1 -1 हो रहा है, तो सुशील विल बी कोडेड एज,
सुशील विल बी कोडेड एज, बोलो, SUSHEEL, सुशील विल बी कोडेड एज, बोलो मेरे भाई, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, हाँ चलो, S1 +1 T U -1 T S +1 T H -1 G E +1 F E -1 D ना, and L +1 M. तो सुशील विल बी कोडेड एज TTTGFDM. तो समझो मैं कभी किसी के सामने प्रशांत को बोल रहा हूँ, जा भाई जरा TTTGFDM को आवाज दे, तो बाकी किसी को तो समझेगा नहीं ना, बट प्रशांत को समझेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रशांत के पास उसका डी कोड है, प्रशांत के पास उसका डी कोड है. समझ आए क्या? कभी कोई ईमेल से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं हम लोग, ईमेल से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो ईमेल लीक भी हो सकता है, या जो भी, समझो मैं जीमेल का सर्वर यूज कर रहा हूं, तो जीमेल में जो बैठा एम्प्लॉय है वो तो वो एक्सेस कर सकता है ना, यस और नो? तो उसको देखा तो भी नहीं समझना चाहिए, इसलिए आई कैन सेंड इन अ कोड लैंग्वेज और नॉट, आई कैन सेंड इन अ कोड लैंग्वेज. समझता है क्या? हर एक का अभी देखो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए अपने अपने तरीके रहते हैं कि नहीं, उसको कोड करने के लिए, उसको सिक्योर करने के. जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मेरा बड़ा भाई यूएस में है, तो मैं उसको मैं यहाँ पे उसका लॉगिन कर रहा हूँ, एंड मैं उसको कोड पूछता हूँ, ओटीपी उसके इस पे आता है, या कभी कभी कोड उसके इस पे आता है, एंड वो कोड 10 मिनट तक वैलिड रहता है. तो वो कोड अगर उसने मुझे डायरेक्ट फोन पे बोल दिया, तो वो फोन लीक भी रह सकता है ना. बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, समझो मैं 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, रिस्क है ना भाई उसमें. कल जाके अगर वो एक्सेस 2 मिनट के लिए भी किसको मिल गया तो प्रॉब्लम है ना यार, है या नहीं है? तो मैं उसको बोलता हूँ एक काम कर, ओके, जो 10 डिजिट का कोड है, ओके, पहले 2 डिजिट या पहले 2 कैरेक्टर्स मुझे फोन पे बता दे, समझा क्या? अगले 3 व्हाट्सएप पे भेज दे, अगले 3 व्हाट्सएप पे भेज दे, समझ रहा है क्या? उसकी आगे के 3 कैरेक्टर मेरी बीबी के व्हाट्सएप पे भेज दे, समझा है कि नहीं? एंड लास्ट के 2 कैरेक्टर एक काम कर, मुझे टेलीग्राम पे भेज दे. समझ रहा है क्या? अब बताओ किसी को भी ये जो मैंने बोला है उसको समझा क्या? ये समझो मैंने व्हाट्सएप कॉल पे बोला है जो रिकॉर्ड होता नहीं है, समझा है नहीं? या ये कन्वर्सेशन समझा क्या, कोई दूसरे लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में कर रहा हूं मैं, समझ रहा है क्या? तो अब वो जो मुझे कोड भेज रहा है, इट्स नॉट सो इजी फॉर क्रैक यू, फॉर टू क्रैक फॉर एनीवन ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने डायरेक्ट उसको नहीं बोला. अब किसी को ये क्रैक भी करना है तो मेरा व्हाट्सअप, मेरी बीबी का व्हाट्सअप, मेरा टेलीग्राम एंड फोन लाइन, ये चारों टैप करके बैठना पड़ेगा उसको. इज इट राइट और नॉट? एंड जो कोड सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड है, 10 मिनट के लिए वैलिड है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नॉट सो इजी इन दिस ना. कहीं ना कहीं मैंने रिस्क कम कर दिया कि नहीं, इसमें रिस्क कम कर दिया कि नहीं, कोडिंग करके. क्या करके? कोडिंग. जो कोडिंग राइट मुझे और सिर्फ उसको पता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड ये भी मैंने उसको समझो बोल, ये मैंने समझो एक बार फोन कॉल के डिसाइड किया था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका उल्टा करने का, हो सकता है, बट वो जो बोल रहा है ये उल्टा है, ये सिर्फ मुझे पता है ना, यस और नो? ये जो मैं बोल रहा हूँ वो उसका रिवर्स में लेना है, कोड वर्ड या पासवर्ड, ये सिर्फ मुझे पता है ना भाई, यस और नो? कुछ जा रहा है कि दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट, इफ टैप इज कोडेड एज, हाँ बोलो, टैप को कैसे कोड कर रहा है? QBU. तो बोलो क्या किया है, बताओ फिर. QBU, हाँ, क्या? -3 10 +1 +5, या कुछ दूसरा कोड है फिर, इधर कोई दूसरा तरीका रहेगा? बोलो. ये -1 +3 थोड़ा मुश्किल लग रहा है. ठीक है, ठीक है, बाद क्यों आता है? फिर बोलो. +1 किया है, टी में 1 ऐड किया तो क्यों आता है? क्या यू आता है ना? तो फिर पी में 1 ऐड किया तो क्या किया, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो क्या? पहले टैप को रिवर्स कर दिया, टैप को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, पैट, एंड फिर +1 किया. नहीं समझा आपको ये? पक्का क्या? तो फर्स्ट रिवर्स्ड, समझा क्या? पहले क्या किया भाई? रिवर्स कर दिया, एंड उसके बाद +1, समझा क्या? तो अब बोलो, ग्रीन विल बी कोडेड एज, तो पहले रिवर्स करो, ग्रीन विल बी कोडेड एज, फर्स्ट रिवर्स करो, हाँ करो, ग्रीन को रिवर्स करो पहले, एन
EERG एंड उसके बाद +1 करो, बोलो OFFSH। तो आंसर इज OFFSH। रिवर्स करके +1 कर दिया। अब आपको समझा कि बच्चों अल्टीमेटली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना उधर। रिवर्स करके +1 कर दिया। शिवानी जी समझ रहा है कुछ? नींद आ रही है? नहीं? जाओ, नहीं तो चाय पी के आ जाओ। OFFSH इज द कोड। सही है। एग्जाम के दिन जमेगा क्या बेटा, या दोपहर में नींद आएगी? सुखी लोग है भाई, है कि नहीं? इफ मोबाइल इज कोडेड एज, चलो बोलो मोबाइल का क्या कोड है? MOBILE का क्या कोड है? बोलो NQEMQK। बोलो क्या किया है? +1 +2 +3 +4 +5 +6। पक्का क्या बच्चों? पक्का क्या? चलो +1 +2 ऐसे हुआ है ना। चलो क्या बोल रहा है? अश्वत्थ विल बी कोडेड एज, अश्वत्थ विल बी कोडेड एज ASHWAT विल बी कोडेड एज। हाँ चलो A+1 B S+2 यू समझा कि मैं वो क्यू लिख के रखने का बेटर है? यस और नो? +3 K +4 जल्दी बताओ A +5 F +6 Z। सही है। तो अश्वत्थ विल बी कोडेड एज, क्या आंसर है? अश्वत्थ विल बी कोडेड एज, बोलो BUKAFZ। अब बताओ ये ऐसा नाम बताया तो किसी को समझेगा तो क्या है? बट इट इज कोडेड और नॉट, इससे क्या नाम रखा है वो समझेगा ना आपको। नेक्स्ट, मैट इज कोडेड एज 34, पिलर विल बी कोडेड एज। ओके अच्छा, सबसे पहले तो बताओ मुझे मैट में M जो है उसका लेटर नंबर क्या है? लेटर नंबर क्या है? 30, A का 1 एंड T का 20। तो ये टोटल तो मैच नहीं हो रहा है ना? टोटल मैच हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? M का लेटर नंबर क्या है? 13 है क्या? A का 1 एंड T का 20। तो ये टोटल 34 मैच हो रहा है। A का लेटर नंबर 13 है, A का 1 एंड T का 20। तो पिलर विल बी कोडेड एज, तो ये तो समझेगा ही आपको। पिलर विल बी कोडेड एज, बोलो P16 I, जल्दी L 12 +12 A1 R 18, टोटल बताओ 68। तो पिलर इज कोडेड एज 68। बट सुनो बच्चों, इस टाइप केस में ना 68 विल बी डी कोडेड एज पिलर, ऐसा हम पकड़ नहीं सकते। नहीं समझा आपको? मैंने बोला आपको चलो 68 है उसका वर्ड बताओ, तो 68 दुनिया भर के वर्ड्स रहेंगे। यस और नो? तो हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ कोडिंग हो रहा है, समझ रहा है क्या? 68 इज डी कोडेड एज पिलर, ऐसा हम नहीं कर सकते। समझा या नहीं? यस और नो? चलो नेक्स्ट, ये हुआ कोडिंग डी कोडिंग के कुछ क्वेश्चन, समझे क्या आपको? देखो आगे भी क्वेश्चन आने वाले, मैं पहले आपको अंदाज दे रहा हूँ ये कोडिंग डी कोडिंग होता क्या है। इतने क्वेश्चन से समझा क्या आपको? अब बताओ इसमें चेंज होगा तो क्या चेंज होने वाला है? कंसेप्ट चेंज होने वाला है अभी? अब सिर्फ +1 होगा या -1 होगा या कुछ होगा, वो ही चेंज होगा ना। वो तो एक्चुअली मैं 1000 भी क्वेश्चन लिया तो 1001st क्वेश्चन तो तुम्हें ही सॉल्व करना है। लिटरली बताओ, ऐसे में 1000 क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका मतलब आपको एग्जाम को कुछ क्वेश्चन मिल गया क्या आपको? नहीं, उधर वो क्वेश्चन क्या है वो आपको देखना ही पड़ेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, फाइंड ऑड मैन आउट। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, अब ये थोड़ा सा डेंजरस एरिया है। डेंजर मतलब ये एक्चुअली बहुत इजी है, बट क्या होता है अभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कौन सा उन्होंने पूछना चाहिए, थोड़ा उन्होंने सेंस रखना चाहिए इसमें। प्रॉब्लम क्या है, अब ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? मैं बताऊंगा आपको, और थोड़ा इसमें एग्जैक्ट इशू क्या रहता है वो भी है, बट आईसीआई के हिसाब से वो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कोई कॉन्ट्रावर्सी नहीं है। समझ रहा है? अब ये क्या बोल रहा है? ऑड मैन आउट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ऑड मैन आउट फाइंड करो बोल रहा है। तो ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है, सुन रहे हो क्या? समझो हम 4 लोग हैं, समझो ये लड़की और ये लड़की और मैं, हम साथ में जा रहे हैं, तो आई विल फील ऑड मैन आउट। क्यों? जेंडर
तीनों का एक है, मेरा अलग है। तो ऑन जेंडर क्राइटेरिया आई एम डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री। कौन से क्राइटेरिया पे? जेंडर क्राइटेरिया पे। अच्छा समझो ये 3 लड़कियां हैं और मैं हूं साथ में, हम तीनों ने रेड शर्ट पहना है जबकि ये लड़की ने ब्लैक शर्ट पहना है, समझो। तो आप बताओ, शी इज ऑड मैन आउट ऑन व्हाट क्राइटेरिया? शर्ट का कलर, करेक्ट है कि नहीं? बट अगर समझो मैंने बोल दिया कि ये 3 लड़कियां और मैं, शी इज ऑड मैन आउट, तो आपको क्या लगेगा? क्या भाई वो कैसे ऑड मैन आउट हुई? तू ऑड मैन आउट है। तू ऑड मैन आउट कौन से क्राइटेरिया पे? जेंडर। बट वो ऑड मैन आउट है कौन सा? शर्ट का कलर। तो क्या क्या क्राइटेरिया पे वो ऑड मैन आउट है वो डिसाइड होता है ना मेरे भाई। कभी कभी क्या होता है, वो 4 देते नंबर्स या कुछ तो देते एंड बोलते फाइन ऑड मैन आउट। तो तुमने पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे एक ऑड मैन आउट है, बट दूसरे क्राइटेरिया पे दूसरा ऑड मैन आउट है। नहीं समझा आपको? हाँ चलो, मैं सुशील, प्रशांत एंड अमित। मैं सुशील, प्रशांत, अमित सर, चारों में ऑड मैन आउट बताओ। हाँ बोलो, क्यों अमित सर हमें ऑड मैन आउट? वो फाउंडेशन को नहीं पढ़ाते इसलिए ऑड मैन आउट। मैं ऑड मैन आउट, वो तीनों मारवाड़ी है। समझा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई, राइट? प्रशांत ऑड मैन आउट, ही इज ओनली पर्सन हुज एज इज नॉट 40+। करेक्ट और नॉट? हम चारों में सिर्फ वो अकेला है जो 40 के नीचे है। यस और नो? तो प्रशांत ऑड मैन आउट। सुशील ऑड मैन आउट, ही इज द ओनली पर्सन हैविंग अ कार जिसकी वैल्यू 70 लाख के ऊपर है। करेक्ट और नॉट? हम तो गरीब है। समझ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वैसे हो सकता है। करेक्ट और नॉट? जो भी क्राइटेरिया, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल बताया, वैसे अमित सर के पास उससे महंगी है। समझ रहा है क्या? जस्ट एग्जाम्पल आई वॉज टेलिंग। आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? तो क्राइटेरिया चेंज हुआ तो ऑड मैन आउट चेंज हुआ कि नहीं? क्राइटेरिया चेंज हुआ तो ऑड मैन आउट चेंज हुआ कि नहीं? बट आईसीआई के हिसाब से वो बोल रहे कि भाई हम ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिसमें एक ही क्राइटेरिया पे एक ऑड मैन आउट सीधा बाहर निकलेगा। समझा क्या आप? ओके जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखो, फाइंड क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है क्या आपको? 21 फाइंड ऑड मैन आउट। तो इसका आंसर 39 हो सकता है। 39 हो सकता है एज इट इज द ओनली नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। विच इज, बोलो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। बाकी तीनों परफेक्ट स्क्वेयर है, तो 39 कैन बी द आंसर। इट्स ऑड मैन आउट। नहीं समझा आपको? अच्छा कोई बोल सकता है कि 225 इज ऑड मैन आउट एज इट इज ओनली नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। यस और नो? बाकी के सारे नंबर 2 डिजिट के हैं। नहीं समझा आपको? तो नंबर ऑफ डिजिट क्राइटेरिया है, तो 225 इज ऑड मैन आउट। नेक्स्ट, 36 कैन बी ऑड मैन आउट एज इट इज अ ओनली नंबर विच इज इवन। ये चारों में अकेला इवन नंबर है। यस और नो? 49 can be odd man out as this is the only number non divisible by 3। नॉन डिविजिबल बाय, बोलो, 3। बाकी की देखो तीनों नंबर डिविजिबल बाय 3 है। अब बताओ क्या आंसर है फिर? समझा क्या? समझा है नहीं? अब आपको एग्जाम में समझो 4 ऑप्शन है, 49, 39, 36, 225, चारों में से एक को टिक करना है विच इज ऑड मैन आउट। प्रॉब्लम समझा क्या? ऑड मैन आउट बताना है भाई, बट क्राइटेरिया तुम दोगे तो हम ऑड मैन आउट बताएंगे ना। अभी हम चारों लोग जब जा रहे हैं, मैं, सुशील, प्रशांत एंड अमित, कास्ट क्राइटेरिया है तो क्या लगेगा वहां पे? मुझे ऑड मैन आउट लगेगा कि नहीं? समझो हम 4 लोग कहीं तो खाना खाने गए, कोई मारवाड़ी समाज का कोई फंक्शन है, समझो सब लोग उधर मारवाड़ी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, भाई हटने आओ, बटने जाओ, ये करो वो करो, है या नहीं? मुझे ऑब्वियसली ऑड मैन आउट फील होगा उधर, बिकॉज आई कांट स्पीक इन टू दैट लैंग्वेज। करेक्ट और नॉट? आई विल गेट ऑड मैन आउट फीलिंग और नॉट? पॉसिबल है, क्योंकि क्राइटेरिया कास्ट है। समझा क्या? क्राइटेरिया कास्ट है, उस ग्राउंड पे मैं ऑड मैन आउट था। बट समझो अगर वही कोई सीएस का कॉन्फ्रेंस होता तो मुझे क्यों ऑड मैन आउट आता? क्योंकि मैं भी तो सीए हूं ना। क्राइटेरिया क्या है, समझा है नहीं? उसमें हो सकता है कि समझो एक आधा डॉक्टर है, दैट डॉक्टर विल फील ऑड मैन आउट। करेक्ट और नॉट? जैसे कि मेरी बीबी ने मुझे बोला कि हमारे कोई फंक्शन है, सारे डॉक्टर्स आने वाले, चल राइट, सबको बोला है कि अपने अपने राइट जो भी स्पाउस को लेके आओ। मैं बोला नहीं भाई मैं नहीं आ सकता हूँ। समझा है नहीं? सारे डॉक्टर आएंगे, मैक्सिमम लोगों के डॉक्टर के उनका पति भी डॉक्टर है। समझा है नहीं? मैं बोला मैं उधर आगे वो ऑड मैन आउट, वो डॉक्टर लोगों की टॉक्सिक बातें नहीं सुनना है मुझे। समझा या नहीं? तो मुझे क्या फीलिंग नहीं चाहिए था? ऑड मैन आउट। क्या फीलिंग नहीं चाहिए, बोलो?
ऑड मैन आउट, करेक्ट है। तो कौन सा क्राइटेरिया है उस पर डिसाइड होगा ना क्या ऑड मैन आउट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कौन सा क्राइटेरिया उस पर डिसाइड होगा कि क्या ऑड मैन आउट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब समझो ये सब बच्चों के बीच में मैंने एक इंटर का बच्चा यहाँ पे आके बैठ गया, तो दैट इंटर का बच्चा मे फील ऑड मैन आउट और नॉट। क्यों, मतलब वो कुछ अलग है क्या? नहीं, बट एटलीस्ट बाकी के 7 लोगों का जो एक फीचर, कॉमन फीचर है, वो उसमें नहीं है ना, कि एवरीवन इज स्टडीइंग सीए फाउंडेशन, बट दैट पर्सन इज नॉट स्टडीइंग सीए फाउंडेशन एट दैट टाइम। तो क्या वो पढ़ रहा है इस ग्राउंड पे ऑड मैन आउट है? तो समझो ये 4 लड़कियां और एक इंटर की लड़की आके बैठी, तो इंटर की लड़की में फील ऑड मैन आउट। बट हो सकता है कि उसमें से ये 3 लड़कियां लातुर की है, वो इंटर की भी लातुर की है, तो फाउंडेशन की ही एक लड़की में फील ऑड मैन आउट ऑन द रीजन क्राइटेरिया। ऑन कौन सा क्राइटेरिया? ये फाउंडेशन की है, 2 इंटर के, बट सब लातुर के। तो ये फाउंडेशन की ही एक लड़की जो लातुर मुंबई की है, दैट गर्ल विल फील ऑड मैन आउट और नॉट। समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो क्या ऑड मैन आउट है, ये तो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है ना भाई, यस और नो। तो इसमें इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें प्राइमा फेशा इमीडिएटली आपको समझेगा कि कौन से ग्राउंड पे उनको सेपरेट करना है। इज दैट क्लियर? जैसे कि अब कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, चलेगा? फाइंड ऑड मैन आउट, ध्यान है कि सबका? जनवरी, मई, दिसंबर, अप्रैल, तो इसमें ऑड मैन आउट क्या है? तो जनवरी 31 डेज का होता है, मई 31 डेज का होता है, दिसंबर 31 डेज का मंथ होता है, एंड अप्रैल 30 डेज का मंथ है। तो उस मंथ में कितने डेज होते हैं इस ग्राउंड पे अप्रैल इज ऑड मैन आउट। तो अप्रैल इज, बोलो, ऑड मैन आउट। अप्रैल इज ऑड मैन आउट, बट क्राइटेरिया समझा क्या? किस क्राइटेरिया पे ऑड मैन आउट था, समझा क्या? अभी आपको ऑड मैन आउट का मीनिंग समझा क्या? फिर समझो कोई 4 नंबर दिया मैंने, समझो 3 प्राइम नंबर्स है और एक समझो कंपोजिट नंबर है, तो दैट कंपोजिट नंबर इज ऑड मैन आउट और नॉट, क्योंकि बाकी की 3 प्राइम नंबर्स है, करेक्ट है? तो ऑड मैन आउट मतलब कभी 10, 25, 30 लोगों में यू कैन गेट एन ऑड मैन आउट फीलिंग और नॉट। समझ रहा है कि आपको ये? यू कैन गेट ऑड मैन आउट फीलिंग और नॉट, करेक्ट है? क्यों? कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे वो बाकी सब लोग एक क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं, जबकि यू कैन नॉट फिट इनटू दैट क्राइटेरिया, दैट मींस यू आर ऑड मैन आउट, यू आर ऑड मैन आउट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझो कोई सीए का कॉन्फ्रेंस है, सीए का कॉन्फ्रेंस है, सब सीएज है, एक डॉक्टर आ गया, डॉक्टर विल ऑब्वियसली गेट ऑड मैन आउट फीलिंग और नॉट, डॉक्टर विल गेट ऑड मैन आउट फीलिंग। कभी कभी हम कभी बोलते ना, यार वहां पे आके मैं क्या करूंगा यार, कोई कॉमन टॉपिक भी नहीं होगा डिस्कशन के लिए, करेक्ट? जो भी तुम लोग डिस्कशन करोगे, समझा है नहीं? राइट? तो जैसे कि मेरी फैमिली में मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, भाभी डॉक्टर है, मेरी बीबी डॉक्टर है, ओके, मैं सीए हूँ। तो आप बताओ, हम 4 लोग हैं, तो मैं अपने फैमिली में ऑड मैन आउट फील करूंगा कि नहीं? क्योंकि वो लोग कुछ तो टॉपिक निकालते हैं अपना, समझता है कि नहीं? ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, उसमें ऊपर शॉर्टकट से बोलते ये ऐसा हुआ, उसको एडीआर कर दे दिया, उसके पीए कर दिया, वो कर दिया, वो क्या शॉर्टकट बोलते हैं उनको ही पता चलता है, करेक्ट और नॉट? तो आई एम फीलिंग ऑड मैन आउट और नॉट? जबकि मेरे बीबी के घर पे मेरा फादर इन लॉ सी है, मेरा ब्रदर इन लॉ सी है, उसकी बीबी सी है, तो मेरे बीबी के घर पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे अपना फीलिंग आ रहा है, जबकि मेरी बीबी को खुद को ऑड मैन आउट फीलिंग आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि वहां पे दुनिया भर के सीए पड़े हुए, आप समझ रहे हो क्या? तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अरे यार अभी पता नहीं क्या क्या होगा, एलटीसीजी पे कुछ टैक्स आएगा शायद, ये स्टॉक का ये प्राइस है, ये स्टॉक का ये प्राइस चल रहा है, टीसीएस का प्राइस ये है, इन्फोसिस का ये प्राइस, मैं भी बोल रहे कौन सा टीसीएस, कौन सा इन्फोसिस, कौन सा एलटीसीजी, समझ रहा है नहीं? तो शी इज गेटिंग ऑड मैन फीलिंग और नॉट उसके खुद के घर पे, यस और नो? क्योंकि क्राइटेरिया वाज नॉट फैमिली मेंबर, क्राइटेरिया वाज कॉमर्स का डिस्कशन, क्वालिफिकेशन, करेक्ट और नॉट? तो ऑड मैन आउट क्राइटेरिया पे चेंज होगा, समझा क्या? तो अब यहां पे क्राइटेरिया क्या था, बोलो? नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ, एंड उस क्राइटेरिया पे मे इज ऑड मैन आउट, सॉरी कौन सा, अप्रैल इज ऑड मैन आउट, समझा क्या? हाँ चलो नेक्स्ट, 10, 14, 16, 28, 17, हाँ बोलो, तो बोलो 17 इज ऑड मैन आउट, समझा क्या? क्यों बोलो 17 एज ऑड मैन आउट, एज बोलो इट इज द बोलो ओनली ऑड नंबर। समझो सारे ऑड होते और एक इवन नंबर होता, तो दैट नंबर वुड हैव बीन ऑड मैन आउट, यस और नो?
चलो नेक्स्ट बताओ. 25, 49, 35 बोलो. 35 इज ऑड मैन आउट. बराबर है. 35 इज ऑड मैन आउट एज it is the only number, it is the only number which is not a perfect square. बाकी के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वेयर्स है. इट इज द ओनली नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर. लिख रहे हो क्या सब लोग? चलो बोलो. 78, 91, 26, 52, 130, 117, 82, 143, 39. 82 क्यों? 82 is odd number, odd man out. 82 is बोलो odd man out as this is the only number non divisible by 13. नहीं समझा आपको? this is the only number बोलो non divisible by बोलो 13. बाकी की सारे नंबर 13 से डिविजिबल है. इन शॉर्ट बाकी के सारे नंबर 13 के टेबल में है. 13 के टेबल में है कि नहीं? नेक्स्ट 164, 27, 16, 125, 343. 16. आर यू श्योर? क्यों 16? 16 is odd man out. 16 is odd man out as rest all numbers are perfect cubes. Rest all numbers are बोलो perfect cubes. Rest all numbers are perfect cubes. Are you getting my friends? चलो next. Physics, biology, chemistry, accounts. Accounts is odd man out. Accounts is odd man out. Accounts is odd man out as बोलो it is rest all subjects belongs to science stream. Rest बोलो all subjects बोलो belong to science stream. yes or no? वो अकाउंट्स अकेला सब्जेक्ट कॉमर्स का है. yes or no? नेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, बाइक. बाइक इज ऑड मैन आउट. बाइक इज ऑड मैन आउट as rest all items belong to educational stationery. belong to बोलो educational stationery. अभी कल जाके आप AK एंटरप्राइजेस में नीचे जाके बुक मांगोगे, पेन मांगोगे, पेंसिल मांगोगे तो दे देगा, बट बाइक नहीं रहेगा उसके पास. करेक्ट और नॉट? एजुकेशनल स्टेशनरी में वो नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाई बाइक इज ऑड मैन आउट. तो समझा कि आपको ऑड मैन आउट. तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो बोल रहे कि भाई हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जो प्राइमा फेशिया ऐसे समझेगा कि एक ऑड मैन आउट है. जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था ऐसा नहीं पूछेंगे, ऐसा उनका मानना है. समझा क्या? अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था इसमें तो कुछ भी ऑड मैन आउट हो सकता है. तुम क्राइटेरिया चेंज करो ऑड मैन आउट चेंज होता है. बट ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए कहीं ना कहीं उस पर एक प्राइमा फेशिया देयर वाज वन क्राइटेरिया. इसमें भी कोई आर्गुमेंट कर करके कोई ढूंढ के कोई दूसरा क्राइटेरिया ढूंढ के ऑड मैन आउट दूसरा ढूंढ निकाल सकता ही है. समझा क्या? यस और नो? कुछ अभी सर जैसे जनवरी में, अप्रैल, दिसंबर, अप्रैल. ओके, अप्रैल इज ऑड मैन आउट क्योंकि दिस इज द ओनली मंथ विच इज स्टार्टिंग, जिसका नाम का स्टार्ट इज विद अ वॉवल. बाकी सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. बाकी सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट है. अब कोई बोलेगा मे इज द ऑड मैन आउट बिकॉज दैट इज द ओनली समझ रहा है क्या मंथ जिसके नंबर ऑफ लेटर्स 4 से कम है. नंबर ऑफ लेटर्स 4 से कम, 4 से ज्यादा, तो बचे हुए जो है वो 4 से ज्यादा है. तुम क्राइटेरिया चेंज कर दिया, ऑड मैन आउट कैन चेंज और नॉट. बट प्राइमा फेशिया क्राइटेरिया समझता है कि आपको अभी कुछ भी क्राइटेरिया नहीं लगाने का, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी. समझ रहा है क्या? ओके. ऑड मैन आउट का मीनिंग समझा? ओके. नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट. अभी ऐसा नहीं है कि ये नंबर सीरीज खत्म हुआ बच्चों, बाकी आगे एग्जांपल्स है, बट बेसिक मैंने बता दिया इसका, और कोई कंसेप्ट नहीं आने वाला इसका. इज दैट क्लियर? चलो, तो ये डायरेक्शन है. अभी जो मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्शन कौन सा है बताओ? ईस्ट है. ये कौन सा है? ईस्ट. अब देखो बच्चों, रियल लाइफ में यहाँ पे डायरेक्शंस क्या है एंड पेपर पे क्या डायरेक्शन है वो अलग रहता है. समझता है ना?
अब ये पेपर पे जो तुम पेपर पे देख रहे हो उसमें राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, ईस्ट। समझता है क्या? यस और नो? इंडिया का मैप तुमने उल्टा कर दिया, करने से कश्मीर साउथ में नहीं आता है। समझता है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पेपर का डायरेक्शन जब तुम मैप रख रहे हो तो अपवर्ड्स इज ऑलवेज नॉर्थ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ चलो, ये डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट। दिस इज वेस्ट। तो याद रखो पेपर पे जब तुम देख रहे हो तुम्हारे लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट। समझा क्या? एंड इमेजिन करो तुम वेस्ट की तरफ अगर, या तो तुम समझो सूरज की तरफ देख रहे हो मॉर्निंग में। समझा क्या? मॉर्निंग में तुम सूरज की तरफ देख रहे हो मॉर्निंग में। समझा क्या? अब समझो तुम मॉर्निंग में सूरज को देख के खड़े हो। समझा क्या? तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ रहेगा। समझा क्या? याद रखो ये। तो ऐसा सोचने का कि सुबह लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ रहता है। तो बाई चांस आपको कहीं खड़े रह के देखना है कि भाई नॉर्थ कौन सा होगा, तो आप चेक कर सकते हो कि नहीं? चेक करने का भाई सूरज कौन से डायरेक्शन से आया, ईस्ट है, दिख रहा है सामने ईस्ट, तो लेफ्ट में है नॉर्थ, राइट में है साउथ। सूरज की तरफ अगर आप देख रहे हो तो, समझा है नहीं? सुबह, शाम को सूरज की तरफ देख रहे हो तो उल्टा होगा फिर। यस, क्योंकि वो तो वेस्ट में रहेगा ना। बट सुबह का याद रखो, मतलब शाम का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सुबह अगर आप तुम सूरज की तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट में नॉर्थ एंड राइट में तुम्हारे, तुम इधर देख रहे हो ना भाई। यस और नो? तो ये चार डायरेक्शन समझे आपको? तो बताओ ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा है? ये जो मैं बता रहा हूं ये बोलो। दिस इज नॉर्थ वेस्ट। दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये पंजाब हरियाणा का कुछ पार्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट करेक्ट है कि नहीं? फिर हम लोग ये जो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, ये इनको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं कि नहीं? ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम लोग? है या नहीं? ऐसे बोलते हैं हम लोग, ये नॉर्थ ईस्ट का लोगों का हाइट कम रहता है, हम बोलते हैं कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़ा चाइनीज की तरह दिखते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं? करेक्ट है? हम लोग बोलते हैं ना, अरे तू इंडियन है या चाइनीज है कि नहीं? फिर वो बोलता है भाई मैं इंडियन हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। करेक्ट है कि नहीं? हम बोलते हैं यार इंडियन कम दिखता है यार, है कि नहीं? चाइनीज ज़्यादा दिख रहा है। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि ये लोग मोर राइट, अगर उनको चाइनीज ग्रुप में डाल दिया तो उनकी तरह ज़्यादा दिखेंगे ना ये लोग। नो डाउट उनका नेशनैलिटी इंडियन है। आप समझ रहे हो क्या? आर यू गेटिंग दिस? बट कहीं ना कहीं राइट, ये दैट पार्ट दैट में कहीं ना कहीं इंडिया के जो कॉमन फीचर्स है उनके साथ मैच नहीं होते। एंड उसमें भी इंडिया में भी ऑब्वियसली यार, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया कंप्लीट डिफरेंट कल्चर है, लोगों का लुक अलग रहता है बहुत हद तक। राइट, कल्चर इज डिफरेंट और नॉट। एनीवे समझ रहा है कि आपको ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कौन से पता है आपको ये? हाँ चलो, इधर कौन सा है बोलो? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। एंड ये डायरेक्शन कौन सा इधर? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। समझा बच्चों? तो इसमें ईस्ट में देखो, ये अभी बस यही इतना ही सिलेबस है आईसीआई का स्टडी मटेरियल में। एक आधा पेज है ये चैप्टर। कितना है? आधा पेज। वो बोलते ये डायरेक्शन है, बस इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ रहा है क्या? अभी आपको लगता है सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस क्या आते हैं? मिस्टर ए स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। समझा क्या? ही टुक अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मतलब इधर। अब जब वो लेफ्ट टर्न लिया ऐसे बोला है ना, तो तुम्हारा लेफ्ट नहीं लेने का, ये कोई आदमी ऐसे चल रहा है उसका लेफ्ट टर्न क्या होगा ये सोचने का। एंड जब भी कभी हम लेफ्ट बोल रहे हैं ना बच्चों, तो स्ट्रेट 90 डिग्री में एंगल लेने का। क्या? जब तक वो बोलता नहीं कुछ अलग तब तक क्या एंगल? लेफ्ट टर्न लिया मतलब 90 डिग्री में। हाँ चलो एक काम करो, एक पर्सन ऐसे चल रहा है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? हाँ चलो, ये पर्सन ऐसे चल रहा है, ओके। अब ये उसने टर्न लिया, कौन सा टर्न लिया? राइट, तुम बताओ कौन सा टर्न लिया? अब कौन सा टर्न लिया? अपवर्ड टर्न लिया नहीं बोलने का भी, तुम्हारा अपवर्ड है वो, उसका क्या है? लेफ्ट। अभी लेफ्ट टर्न। समझा क्या आपको ये? अब ये 90 डिग्री में गया नहीं ऊपर, समझा क्या? अगर ये ऐसा जा रहा है तो ही राइट टर्न लिया बोले तो ये लेने का, समझा क्या? अच्छा, यहां से वो, ध्यान दे रहे हो क्या, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चला गया, तो यहां से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब 45 डिग्री में लेने का फिर। समझा क्या? कुछ गया क्या दिमाग में? या ऐसा लेने का फिर? यस और नो? तो ये डायरेक्शन समझेंगे बच्चों? पक्का? अच्छा समझो कोई आदमी इधर आ रहा है साउथ की तरफ, अब उसने लेफ्ट टर्न लिया, किधर जाएगा वो?
लेफ्ट टर्न लिया उसने, तो ये लेफ्ट था, ये तो राइट था ना यार, उसका लेफ्ट ही था ये। तुम्हारा पूछा है क्या भाई, समझा क्या? तो ऐसा इमेजिन करते आना चाहिए कि ये इंसान इधर से आ रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न क्या है। आप सोचोगे बराबर तो बराबर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा भी नहीं। ऐसा खुद सोचने का कि मैं इधर से चलते आ रहा हूँ, लेफ्ट टर्न लिया, बराबर समझता है कौन सा लेफ्ट है। वहां पे एक्चुअल तुम्हारे एंगल से नहीं सोचने का, ऐसा सोचने का कि मैं वो लाइन पे चल रहा हूँ, अब लेफ्ट टर्न कौन सा है, तो फिर बराबर आएगा लेफ्ट टर्न कौन सा है, राइट टर्न कौन सा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जब मैं अगर कोई बोल रहा हूँ कि ऐसे जा रहा हूँ, तो कुछ सोचने का कि भाई ये लाइन पे मैं चल रहा हूँ, तो लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होगा ही नहीं फिर। यस और नो? ओके। नॉर्थ देन राइट, ओके, नॉर्थ देन राइट, तो नॉर्थ समझा क्या, एंड देन राइट, हाँ बोलो, मीन्स फाइनली क्या कहाँ जा रहे हो, ईस्ट, फाइनली ईस्ट टूवर्ड्स जा रहे हो। यस और नो? चलो उसके बाद पहले क्या बोल रहे हैं, बोलो, नॉर्थ, पहले कहाँ जा रहा है, नॉर्थ, फिर पहले नॉर्थ में जा रहा था, तो समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड देखो यहाँ पे ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था बच्चों, क्या था ये, स्टार्ट पॉइंट, सही है। हाँ चलो यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट लेते हैं, हाँ चलो बोलो, स्टार्ट पॉइंट से नॉर्थ, ये पहले नॉर्थ, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट, फाइनली इधर जा रहा है, तो फाइनली कहाँ जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहा है, फाइनली ही इज फेसिंग वेस्ट, ही इज बोलो फेसिंग वेस्ट, कुछ गया दिमाग में, फाइनली ही फेसिंग वेस्ट, फाइनली फेसिंग वेस्ट, ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं, इधर बोलो फाइनली फेसिंग ईस्ट था ऊपर के क्वेश्चन में, नहीं समझा आपको। ओके नेक्स्ट, सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान दे रहे हो क्या, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ गए हो, वेस्ट, मतलब इधर, देन लेफ्ट मतलब इधर, ये लेफ्ट था क्या, ऑब्वियसली उसका लेफ्ट ही था। तुम अगर ये लाइन पे चलते आ रहे हो ऐसे सोचोगे तो लेफ्ट टर्न ले लो, बराबर आएगा ये, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देन राइट, तो देन राइट इधर, समझा क्या, तो बोलो फाइनली फेसिंग वेस्ट, फाइनली फेसिंग वेस्ट। अब बताओ भाई, ये तो फोर्थ स्टैंडर्ड का सिलेबस है कि नहीं, या शायद उसके भी पहले का है या नहीं। चलो नेक्स्ट, ये साउथ वेस्ट है, साउथ देन वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट, समझा ना, साउथ वेस्ट। चलो बोलो, लेट्स से दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ओके चलो स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ कहाँ जा रहे हो, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ चलो बोलो साउथ वेस्ट, मतलब इधर, नहीं समझा आपको, साउथ वेस्ट, हाँ देन लेफ्ट, देन लेफ्ट मतलब ये, नहीं समझा आपको, लेफ्ट टर्न, या ऐसे लेना चाहिए था, नहीं उसके 90 डिग्री में लेने का ना यार, यस, उसके बाद में राइट, तो देन लेफ्ट राइट, समझा क्या आपको ये। तो पहले बताओ ये साउथ वेस्ट ऐसे था क्या, उसके बाद लेफ्ट, एंड उसके बाद राइट, तो ये राइट इधर है क्या फिर फाइनल, तो फाइनली फेसिंग साउथ वेस्ट अगेन, डू यू एग्री, फाइनली फेसिंग साउथ वेस्ट, कुछ गया दिमाग में, टफ था बच्चों ये। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड देन राइट, तो समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बोलो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन है क्या, एंड देन राइट, तो अब बताओ अभी फाइनली फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, फाइनली फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, सही है क्या भाई, फाइनली फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, बहुत टफ है क्या ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, सिटिंग अरेंजमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, सिटिंग अरेंजमेंट, अभी ये डायरेक्शन टेंस का एटलीस्ट बेसिक समझा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, किस कोई बता सकता है कैसे कैसे सिटिंग अरेंजमेंट रह सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट इन अ लाइन मतलब लीनियर, फिर सर्कुलर, तो पहले राइट डाउन लीनियर अरेंजमेंट मतलब लाइन में बैठेंगे सब लोग, लीनियर अरेंजमेंट्स मतलब ब्रैकेट में लिखता हूं इन अ लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ बोलो स्ट्रेट लाइन, फिर आगे बताओ, सर्क्यूलर अरेंजमेंट्स, एंड उसके बाद बोलो क्या रहता है,
बोलो बोलो, पता है तुमको? स्क्वायर नहीं, पॉलीगोनिक अरेंजमेंट ऐसे बोल सकते हैं। कौन सा? मतलब कोई स्ट्रक्चर रहेगा, पेंटागन के स्टेप में बैठे, हेक्सागन के स्टेप में बैठे, समझ आएगा आपको ये? यस और नो? इसको पॉलीगोनिक ऐसे बोल सकते हो, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है ये, समझ रहा है क्या? पॉलीगोनिक कोई भी स्ट्रक्चर, रेक्टेंगल, समझ आएगा आपको ये? स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, समझ आएगा आपको ये? ऐसे अरेंजमेंट रह सकते हैं। इज दैट क्लियर? हमारे सिलेबस में सिर्फ मेनली लीनियर अरेंजमेंट्स है एंड सम टू सम एक्सटेंट सर्कुलर अरेंजमेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, पॉलीगोनिक अरेंजमेंट्स, इस टाइप के अरेंजमेंट्स रह सकते हैं। हमारा सिलेबस किस पे फोकस करता है? सिर्फ लीनियर एंड सर्कुलर। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे, पॉइंट नंबर 29 दिख रहा है क्या? ये कितने लोग हैं? पी क्यू आर एस टी, ये लोग बैठे हैं। अब मुझे ये लाइन में बैठे पी क्यू आर एस टी। अब बताओ बच्चों, पी के, मुझे बताओ क्यू के लेफ्ट में कौन बैठा है? क्यू के लेफ्ट में कौन बैठा है? अब क्यू के लेफ्ट में कौन बैठा है वो तो डिपेंड करता है कि ये 5 लोग किस तरफ देख रहे हैं। नहीं समझा आपको? अगर ये सब इधर देख रहे हैं बच्चों, तो क्यू के लेफ्ट में यार। नहीं समझा आपको? यस और नो? एंड सब लोग अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो क्यू के लेफ्ट में पी है। तो यहां पे क्या बोला है मैंने? बोलो, फेसिंग नॉर्थ। एंड याद रखो, अगर बाई चांस उन्होंने दिया ही नहीं है कि कुछ नहीं है, तो कभी भी जब लोग लाइन में बैठते तो फेसिंग नॉर्थ ऐसा एजम्पशन लेने का, समझा क्या? एंड अगर उन्होंने दिया है स्पेसिफिकली दे आर फेसिंग साउथ, समझता है क्या आपको ये? देन समझता है क्या आपको? देखो सर्कुलर में भी ना बच्चों, अब समझो ये सर्कल है, ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? ओके, सपोज दिस इज पी क्यू आर एस टी। मुझे बताओ पी के लेफ्ट में कौन बैठा है? पी के लेफ्ट में कौन बैठा है? अच्छा, ये डाइनिंग टेबल है तो पी के लेफ्ट में टी बैठा है। नहीं समझा आपको? ये डाइनिंग टेबल है तो इधर खाना है ना, तो पी के लेफ्ट में कौन बैठा है? पी के लेफ्ट में टी बैठा है। बट यही समझो एक पार्क में, ऐसा समझो एक पेड़ है एंड पेड़ के बाजू में ऐसे सर्कुलर बेंच है एंड ये बेंच पे 5 लोग बैठे हैं। बेंच पे 5 लोग, इमेजिन करो एक पेड़ है एंड पेड़ के बाजू में ऐसे बेंच रहता है ना, सर्कल वाला बेंच है, एंड 5 सीनियर सिटीजन बैठे हैं, मस्त देखते हैं इधर उधर। तो बता पी के लेफ्ट में कौन बैठा है? अभी क्यों बैठा है? पी के लेफ्ट में कौन बैठा है? क्यों। बट यही डाइनिंग टेबल होता तो पी के लेफ्ट में टी है, क्योंकि डाइनिंग टेबल मतलब फेसिंग टुवर्ड सेंटर रहेगा। एंड वो जो पार्क में पेड़ के बाजू में बैठे हैं वो फेसिंग अपोजिट सेंटर है, फेसिंग टू द अपोजिट ऑफ सेंटर है। बट डाइनिंग टेबल मतलब फेसिंग सेंटर रहेगा ना। हम 5, समझो हम 6 लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे, सर्कुलर डाइनिंग टेबल, तो वी विल फेस ईच अदर, वी विल फेस द सेंटर और नॉट। बट हम लोग पार्क में बैठे समझो, या समझो हम लोग कोई ग्राउंड पे कोई गेम खेल रहे एंड सर्कल बनाया एंड एवरीवन इज फेसिंग आउटसाइड सेंटर, ऐसे बैठते हैं ना। कोई गेम रहेगा जिसमें बैठे सब लोग बाहर भाई, यस और नो? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? तो कौन से डायरेक्शन में वो देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा। आर यू गेटिंग दिस? तो बोलो पी क्यू आर एस टी, उन्होंने क्या बोला है? फेसिंग नॉर्थ। मतलब ये सब लोग ये कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं? बोलो, ये जो मैं ऊपर एरो दिखा ये डायरेक्शन में देख रहे हो? यस और नो? चलो अब बोलो, हु आर टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में कौन है? पी कॉमा क्यू, क्यू भी है, पहले क्यू है। देन हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, आर, क्यू भी है क्या? नहीं, इमीडिएट बोला है। नेक्स्ट, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, क्यू। समझा क्या आपको ये? और एक दो क्वेश्चन देता हूं, आप लिखो, हु इज टू इमीडिएट राइट ऑफ एस, बोलो टी। हु इज टू द राइट ऑफ, हु इज टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में कौन है? आर एस टी। तो इमीडिएट राइट एंड राइट में फर्क समझा ना, इमीडिएट लेफ्ट एंड लेफ्ट में फर्क समझा ना। एंड अगर समझो कोई बोल रहा है कि आर के लेफ्ट में कौन है और आपको एक ही ऑप्शन देना है तो फिर इमीडिएटली आ जाएगा, समझा क्या? वैसे तो आर के लेफ्ट में 2 लोग हैं, बट अगर दोनों में एक को बताना है तो फिर इमीडिएट बताने का, समझा क्या? ओके, ए बी सी डी ई एफ फेसिंग साउथ, फेसिंग साउथ मतलब वो इधर देख रहे हैं अभी, समझा क्या? दे आर फेसिंग साउथ। अब बताओ हु इज टू द राइट ऑफ ए के राइट में कौन है? नो वन। ए के राइट में कौन है? ए के राइट में है क्या बी भाई?
वो सब साउथ में देख रहे हैं, इतना तो समझना पड़ेगा यार आपको, नहीं तो फिर अपन अपने डायरेक्शन सेंस ही नहीं है अपने में, है या नहीं? हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, बोलो, नो वन। डायरेक्शन सेंस होना बहुत जरूरी है यार। जैसे कहीं पे भी कोई रास्ते पे जा रहे हैं, समझता है क्या, कभी कभी हम बोलते हैं ना, नहीं नहीं यार उसका डायरेक्शन सेंस अच्छा है, यस और नो। जैसे कि समझो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, एंड समझो मुझे एक लेफ्ट लेना था, समझा क्या, वो लेफ्ट ले नहीं पाया मैं, ओके, तो समझो मेरे जैसा इंसान सोचे हाँ चलो भाई आगे इसमें जाते, फिर लेफ्ट लेते, फिर देखते बराबर, क्योंकि मुझे एक में भले ही मुझे राइट एग्जैक्ट मेरा ये पता नहीं है कि मैं कौन से रोड पे हूँ, बट मुझे ये पता है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ एंड डेक्कन ये साइड में है, तो कहीं ना कहीं मुझे कौन सा टर्न लेना पड़ेगा, मेरे दिमाग में एक मैप है या नहीं है, एक डायरेक्शन सेंस है कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट रास्ते भी नहीं मालूम है, बट एक डायरेक्शन सेंस रहा तो काम हो सकता है, यस और नो। कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल डायरेक्शन सेंस नहीं होता है, उसको अगर बोला कि भाई हमारा मैप में मुंबई किधर है, दिल्ली, उसको बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है या नहीं, उसको समझता भी नहीं कि मुंबई, फिर अगर समझो मैं उसको बोला कि लातूर जाएंगे, फिर वहां से औरंगाबाद जाएंगे, फिर वो बोलेगा लातूर औरंगाबाद, समझता है क्या? एक ओवरऑल सेंस होना बहुत जरूरी रहता है कि नहीं? अब जैसे कि मैं पुणे में नया नया आया था, तो समझा क्या, ये डेक्कन में रहता था हॉस्टल पे, मराठवाड़ा एमएमसीसी के हॉस्टल में रहता था, ओके। फिर वहाँ से मुझे इतना उतना ही पता था, पुणे में नया नया आया था ना, कि उधर से नीचे आओ, समझ रहा है कि नहीं, ऐसा डेक्कन से जाओ अलका थिएटर पे जाओ, समझा कि नहीं, फिर वो उधर के इधर इधर से ये हमारा क्लास था उधर वो इंदिरा कॉम्प्लेक्स में नवी पेट में, इतना ही पहले दिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि ऐसे 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 चलते 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 जाने का और वहाँ पे जाने का, फिर यहाँ तक जाने इतना ही पता था मुझे, फिर उसके बाद में उसके अपोजिट यहाँ जाने का, इधर एक मेस था सदाशिव पेट में वो खाने का, और इधर एक लाइब्रेरी था वो जाने का, एंड लाइब्रेरी के बाजू में इधर कॉर्पोरेशन था, समझा क्या, पुणे कॉर्पोरेशन, तो मैं मुझे कॉर्पोरेशन यानी ये लाइब्रेरी के बाजू में कॉर्पोरेशन है इतना ही मुझे पता था। फिर एक दिन मुझे भाई ने बोला कॉर्पोरेशन में अपने को काम है, तो मैं इतना गया, ये इधर गया ये, और इधर से कॉर्पोरेशन गया, समझा क्या? एंड फिर मेरा मेरा भाई उधर मुझे मिला, और फिर वो बोला चल अभी हॉस्टल पे जाते, मैं बोला चल भाई इतना चल के जाना पड़ेगा, वो बोला चल इधर से जाते, इधर तो हॉस्टल है, फिर मैं बोला इधर, समझा क्या? तो व्हाट इज मिसिंग? अब उस जमाने में गूगल मैप वगैरह नहीं थे ना यार, आज तुम्हारे लिए काम बहुत आसान है, हम लोग एक्चुअली पूछ पूछ के रास्ता जाना पड़ता था, 100 लोगों को पूछ के पूछना पड़ता था, भाई साहब ये कहाँ है, भाई वो कहाँ है, समझा या नहीं? गूगल मैप नहीं था ना उस जमाने में, तो डायरेक्शन सेंस होना वॉज सो इंपॉर्टेंट और नॉट, कि मैं अगर क्लास के लिए इधर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे आ रहा हूँ एंड उधर कॉर्पोरेशन है, तो अपन कहीं ना कहीं हॉस्टल के आसपास ही वापस आ रहे, करेक्ट और नॉट, या एटलीस्ट डेफिनेटली ये इतना डायरेक्ट उसी रास्ते से वापस जाना तो नहीं पड़ना चाहिए, ये अपने को समझना चाहिए था कि नहीं, करेक्ट है, यहाँ से भी तो रास्ते हैं ना दूसरे भी तो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वो डायरेक्शन सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइट बिल्कुल सेम टू सेम रास्ता कॉपी नहीं करना चाहिए था, बट कम से कम सोचना चाहिए था मैंने कि अपन कहीं ना कहीं हॉस्टल के डायरेक्शन में ही वापस आ रहे हैं, तो अपन ये सेम रास्ते से जाके कहीं ना कहीं अपना काम बढ़ा रहे कि नहीं, तो डायरेक्शन सेंस होना इज सो इंपॉर्टेंट और नॉट, करेक्ट और नॉट, डायरेक्शन सेंस होना इज इंपॉर्टेंट और नॉट, आर यू गेटिंग दिस? हाँ चलो, चलो इस क्वेश्चन में बताओ, हु इज टू द राइट ऑफ ए, तो ए के एंगल, ए किधर देख रहा है उसके एंगल से बताओ, बोलो ए के राइट में कौन है, नो वन, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी डी ई एफ, चलो नेक्स्ट, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, बी ना, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एफ, अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स, पक्का? ओके अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो सबको पता है, क्लॉकवाइज ये पहला वाला क्लॉकवाइज है, दूसरा वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, समझा क्या? तो क्लॉकवाइज जब जा रहा है तब लेफ्ट मतलब कौन सा, समझा क्या? क्लॉकवाइज में लेफ्ट अगर पकड़ा, समझा क्या? तो अब बता, ये समझो ये यहाँ पे ए बैठा है, ध्यान दे रहे हो क्या आप, इधर बी है, तो ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है, बट कब क्लॉकवाइज रहा तो एंटी क्लॉकवाइज, समझाना अलग रहेगा कि नहीं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, एनीवे चलो लेफ्ट राइट में कंफ्यूज मत होना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है क्या आपको, समझा सबको ये, पक्का? ओके चलो, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच दिख रहा है सबको, दिख रहा है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर फेसिंग सेंटर बोला है, आर फेसिंग सेंटर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, आर फेसिंग सेंटर, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब लेफ्ट मूवमेंट होता है बच्चों, ये समझाना सबको, एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब राइट में घूम रहा है ना वो,
नहीं समझा आपको? मैं समझो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, मतलब मैं अपने खुद के राइट में जा रहा हूँ ना, यस और नो? एंड क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट में। क्लॉकवाइज मतलब कहाँ? लेफ्ट में। इफ आई एम फेसिंग सेंटर, इफ आई एम फेसिंग सेंटर और मैं कोई मुझे बोल रहा जा भाई क्लॉकवाइज घूम, तो मैं लेफ्ट 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 में जाऊंगा ना ऐसे, यस और नो? ओके, चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आर फेसिंग सेंटर। अब बताओ ए इज फेसिंग, ए इज फेसिंग ई, ए फेसिंग ई, नहीं समझा आपको? वैसे बी फेसिंग कौन है वो सब लिख दो आप, समझा ना? यस और नो? तो बी इज फेसिंग एफ, इसमें कोई डाउट है क्या? मैंने डायग्राम ड्रॉ किया इसलिए बहुत आसान है ना ये तो। बी फेसिंग, चलो एक काम करो, ए फेसिंग ई है ना, ई की जगह पे मुझे सिर्फ एक काम करो, ए फेसिंग ई है, ए का फेस ई की तरफ है, बट मुझे ए फेसिंग डायरेक्शन बताओ कौन सा है, वो बेटर है। ए फेसिंग साउथ, एंड ऑब्वियसली उसके सामने ई है, वो नो डाउट, ए फेसिंग साउथ। चलो बी फेसिंग, बी फेसिंग साउथ वेस्ट, डू यू एग्री? सी फेसिंग, सी जो है इट इज फेसिंग, सी इज फेसिंग वेस्ट। डी फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, सही है क्या? चलो ई फेसिंग नॉर्थ, एफ इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट पक्का, जी इज फेसिंग ईस्ट, एंड एच इज फेसिंग साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। सही है क्या मेरे भाई? कुछ समझा क्या आपको? पक्का? ओके, तो ये डायरेक्शन सेंस में एटलीस्ट कौन सा क्या डायरेक्शन है वो समझा आपको? ओके, एंड इसमें लास्ट पार्ट है ब्लड रिलेशंस। क्या बोलो? ब्लड रिलेशन। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको? पहला कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट, उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, समझा क्या? डायरेक्शन सेंस टेस्ट समझा क्या? और ये कौन सा है? सिटिंग अरेंजमेंट भी बताया ना मैंने आपको। एंड उसके बाद क्या? ब्लड रिलेशंस। चलो फादर, अभी देखो बच्चों, ये डेफिनेटली सबको पता है कि हम जो हिंदी में या मराठी में जो हमने रिलेशंस का नाम डिफाइन करके रखा है, एवरीवन विल एक्सेप्ट कि इट इज फार 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 बेटर देन इंग्लिश लैंग्वेज, फार बेटर, समझा? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक नाम से हर रिलेशन को, ये लोगों का बहुत ही जनरलाइज्ड है, क्योंकि ये लोगों के अंकल के अंडर कौन कौन आता है? देखो, चाचा, मामा, बुआ का पति, मासी का पति, जिसके पास स्पेसिफिक अपने पास नाम है, काका, चाचा, चाचा, मामा, चाचा पापा का भाई, मामा मम्मी का भाई, है या नहीं? अंकल है ना ये तो, सही है। मासी का पति मासा जी, है या नहीं? बुआ का पति फूफा जी, स्पेसिफिक नाम है। अब बताओ, हम लोग इंग्लैंड में जाए, अमेरिका में जाए, वो बोलेंगे अंकल है। कौन अंकल है भाई तेरा? है कि नहीं? अंकल है बोल के समझता है कि अपने को कौन है एग्जैक्टली? अपने को तो कितना क्लियर है भाई, इधर ये मासा जी है, ये फूफा जी है, ये चाचा है, ये मामा है। उसमें भी राइट, वो पापा का बड़ा भाई रहा तो बड़े पापा बोलते, पापा का छोटा भाई रहा तो चाचा बोलते, करेक्ट और नॉट? मराठी में नहीं है वो, मराठी में दोनों में काका बोलते, है या नहीं? मेरे ख्याल से तो काका ही बोलते मराठी में, दोनों को, मराठी लैंग्वेज में, है या नहीं है? बट समझ रहा है क्या? कहीं ना कहीं, एंड उसमें भी अपने यहाँ पे रिलीजन वाइज थोड़ा अलग अलग ट्रेडिशन है, उस पर मत जाओ पे, समझ रहा है कि नहीं? ये हमारे में ऐसा बोलते, तुम्हारे में ऐसा बोलते। कुछ लोगों को बड़ा प्राउड फीलिंग रहता है कि हम में हो गए, तुम कोई दुनिया, दूसरी दुनिया से नहीं आए, समझ रहा है ना? अपन सब अल्टीमेटली एक है, समझ रहा है क्या? ओके, तो फादर्स फादर इज ग्रैंडफादर, एक्चुअली इसको बोलना चाहिए पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्या बोलना चाहिए? जो पापा के साइड से हो पैटर्नल, मम्मी के साइड से हो, समझ रहा है ना? समझ रहा है? फादर्स फादर है तो कोई कंफ्यूजन है नहीं यहाँ पे, बट मम्मी के साइड से जो भी रिलेशन है वो मैटरनल। हम बोलते हैं ना पैटर्नल कजिन, मैटरनल कजिन। पैटर्नल कजिन मतलब, पैटर्नल मतलब कजिन, पैटर्नल कजिन मतलब चाचा का बेटा। मैटरनल कजिन मतलब मम्मी के में भी बहन का बेटा या भाई का बेटा। मासी का भी बेटा कजिन है ना, मामा का भी बेटा कजिन है, करेक्ट है? बट वो मम्मी के साइड से रिलेशन है ना, एंड पापा के साइड से मतलब चाचा बुआ, ये पापा के साइड के रिलेशन है ना,
है या नहीं? ओके, तो फादर्स फादर इज ग्रैंडफादर, ओके, फादर्स मदर इज ग्रैंड मदर, लिख रहे हो क्या आप? ग्रैंड मदर, ये पैटर्नल रिलेशन है या मैटरनल है? पैटर्नल। फादर्स मदर, ये कौन सा रिलेशन है? पैटर्नल, फादर के साइड से चालू हुआ ना वो, पैटर्नल रिलेशन, समझता है? फादर्स ब्रदर इज अंकल, अब ये अंकल ही है इनके एंगल से। देन फादर्स सिस्टर इज आंट, आंट आंटी बोलो, आंट, AUNT, ठीक है? देन चिल्ड्रन ऑफ अंकल बोलो आर कजिन्स, है या नहीं? आर कजिन्स, उसमें भी हम लोग इंडिया में ऐसे बोलते, फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन। फर्स्ट कजिन मतलब पप्पा के रियल भाई का बेटा, समझा या नहीं? फर्स्ट कजिन। सेकंड कजिन मतलब क्या? पप्पा के भी कजिन का बेटा, पप्पा के कजिन का बेटा, थोड़ा दूर होता ही था ये। जैसे कि समझो मैं और मेरा भाई, हम रियल भाई है, हम, समझ रहा है क्या? रियल भाई है ना हम लोग, समझ रहा है क्या आपको? बट हम दोनों के बेटे, वो भी भाई है वैसे, बट बोलते हैं हाँ कजिन है भाई। अच्छा, उन दोनों के बेटे बोलते हाँ है कजिन, दूर का, कभी तो मिलता है साल भर में, है या नहीं? उन दोनों के बच्चे वो बोलते कुछ नहीं, सरनेम सेम है हमारा। करेक्ट और नॉट? मतलब जो रियल भाई है, जो हम दोनों एक साथ में रहते बचपन से, समझा या नहीं? बचपन से साथ में रहते हम लोग, करेक्ट और नॉट? उन उसके 4 जनरेशन के बाद में वो लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं, लिटरल सेंस में, ये रियलिटी है, तो मानो या ना मानो, है या नहीं? अभी गांव में अभी देखा सेम सरनेम के, अब 200 लोग हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ है भाई, रिलेशन में रहेगा कुछ, करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रहेगा, इसलिए वो सेम सरनेम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट, अभी वो भी कास्ट वाइज अलग रहता है, शादी नहीं होती है ऑल, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो अपना भाई बहन है, करेक्ट और नॉट? अगर टोटल फैमिली ट्री में आप बहुत ऊपर गए, 8 10 15 20 जनरेशन ऊपर गए, तो हो सकता है ना वो कहीं से अपना भाई है, फिर 15 20 जनरेशन। कई सारे कास्ट में मानते नहीं मानते, बात अलग अलग है, रिलीजन वाइज अपने यहाँ पे कल्चर अलग अलग है, करेक्ट और नॉट? कई जगह पे मामा की लड़की के साथ शादी, कई कुछ कुछ कास्ट में तो डायरेक्ट मामा से भी शादी होती है, डायरेक्ट मामा से शादी, समझ रहा है कि नहीं? कुछ कुछ कास्ट में होता है ऐसे, करेक्ट और नॉट? मतलब एक इंसान की शादी हो रही है डायरेक्ट अपने बहन की बेटी से, बहन के बेटी से, मतलब उसका तो मामा है ना वो, करेक्ट और ऐसे कुछ कास्ट में होता है, कुछ कास्ट में वो होता नहीं है, तो अलग अलग कास्ट, अलग अलग कल्चर है अपने पास, हंड्रेड्स ऑफ कास्ट है। एंड देखो, इसमें सही गलत इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक कास्ट रिलीजन के अपने अपने बिलीव्स है, हर एक के अपने अपने बिलीव्स है, क्या सही है क्या गलत है, बचपन से हमें जो सिखाया गया वो अपने को सही लगता है, करेक्ट और नॉट? वो अपने को सही लगता है। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स कल्चर, एवरीवन्स बिलीव्स, करेक्ट और नॉट? राइट? कोई मंदिर में जाना चाहता है, कोई मंदिर में नहीं जाना चाहता है, यस और नो? किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए भगवान नहीं है, किसी के लिए सनसेट के बाद में खाना चाहिए, किसी के लिए सनसेट के पहले ही खाना चाहिए, करेक्ट और नॉट? एंड दोनों के पास अपना अपना ग्राउंड है, करेक्ट और नॉट? तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड ऑल, समझ रहा है कि नहीं? हर एक के अपने अपने बिलीव्स है, करेक्ट है? ओके, चिल्ड्रन ऑफ अंकल आर कजिन्स, देन वाइफ ऑफ अंकल आंट, लिख रहे हो ना? कौन है वो? आंट। चलो नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ आंट आर कजिन्स, सही है। हस्बैंड ऑफ आंट अंकल, मदर्स फादर मैटरनल ग्रैंडफादर, सही है क्या? अब देखो बच्चों, ऐसा एक जनरल ट्रेंड है यहाँ पे कि अगर सिर्फ ग्रैंडफादर बोला तो वो पप्पा के साइड का होता है, एंड मम्मी के साइड का रहा तो मैटरनल, ऐसे बोलना पड़ता है, समझ रहा है क्या? जैसे कि समझो मैं बोला किसी के भाई, जैसे हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन कम है, क्योंकि अपन डायरेक्ट नाम ही चेंज कर देते, दादाजी नाना जी, अपने यहाँ कंफ्यूजन ही नहीं है ना भाई। दादा अपन बोलते, अभी जैसे मराठी में मेरे ख्याल से दोनों साइड में आजी बोलते, अरे आजीला भेटायला गेलो, तो किसको मिले भाई? तो हम पूछते फिर वहां पे, अजी मतलब कौन, पापाची आई या मम्मा आईची आई, हम लोग बोलते हैं ना, तो वहां पे क्लैरिटी देना पड़ता है, करेक्ट और नॉट? तो यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल ऐसे बोलते हैं, करेक्ट है? हिंदी लैंग्वेज में कंफ्यूजन है ही नहीं, दादाजी नाना जी, दादी नानी, क्लियर है ना? नानी बोल रहे मम्मी के मम्मी, नाना बोल रहे मम्मी के पप्पा, दादाजी
पप्पा के पप्पा, दादी पप्पा के मम्मी, सही है। नेक्स्ट, मदर्स मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ये अपना सिलेबस है बच्चों, है कि नहीं? मैं आपको जनरल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, आपको 2 मिनट के लिए लगा क्या स्कूल में गए वापस? मेरी बेटी के सिलेबस में यही है, ठीक है। देन मदर्स ब्रदर, अंकल, मैटरनल अंकल, लिखने का सामने हिंदी में लिखना है क्या, मामा चाचा? नहीं ना। देन मदर्स सिस्टर, आंट। अब देखो इनके आंट में कौन कौन आता है, अपने यहाँ पे कितना क्लियर है यार, है कि नहीं? मदर सिस्टर इज आंट, मौसी, मासी जी, है या नहीं? चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल आर कजिन्स, आर बोलो कजिन्स। नेक्स्ट, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, आंट, मामी। तो देखो मामी, चाची, बुआ, ये सब आंट है या नहीं? नेक्स्ट, ग्रैंडफादर सन, ग्रैंडफादर सन इज फादर और अंकल। ग्रैंडफादर सन तो तुम्हारे चाचा भी है ना, है या नहीं? ग्रैंडफादर सन, बट ग्रैंडफादर्स ओनली सन ऐसे बोला है तो फादर ही है, मतलब ग्रैंडफादर को अगर एक ही बेटा है तो तुम्हारे पापा ही है फिर, ऑब्वियसली। समझा या नहीं? अभी उसमें भी सुनो, सुनो भाई, अब इसमें और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर, करेक्ट और नॉट? जो भी कोई कम पॉपुलेशन नहीं है, ऑब्वियसली बॉस, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट आल्सो। कोई ज़रूरी नहीं, अभी किसी का हो सकता है कि भाई उसकी शादी हो गई, 4 साल में वाइफ एक्सपायर्ड हो गई या हस्बैंड एक्सपायर हो गया, मैरिड अगेन, करेक्ट और नॉट? चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर वाइफ या चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर हस्बैंड, पॉसिबल है, तो वो भी तो भाई है ना, करेक्ट और नॉट? हम लोग यहाँ पे उनको क्या बोलते हैं फिर? स्टेप ब्रदर, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? स्टेप ब्रदर या स्टेप मदर बोलते हैं ना। स्टेप मदर मतलब कौन? स्टेप मदर मतलब पप्पा ने हो सकता है कि किसी और से शादी कर लिए बाद में, तो स्टेप मदर हो गए ना वो, कौन हो गए? स्टेप मदर। हम लोग बोलते हैं ना स्टेप मदर, बायोलॉजिकल मदर, हम लोग बोलते हैं ना अरे यार ये तो तेरे, अरे बोलते नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बायोलॉजिकल मम्मी नहीं है, स्टेप मदर है या नहीं? ऐसा होता है ना कभी, करेक्ट और नॉट? तो ये वो रिलेशन अपने पास यहाँ पे सिलेबस में तो नहीं है, तो अननेसेसरी और कॉम्प्लिकेटेड मत करो, समझ रहे हैं ना? नहीं तो फिर बस हो गया, माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन फाइटिंग विद आवर चिल्ड्रन, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? ओके, मदर, देखो अपने यहाँ पे फिर भी इंडिया में बहुत हद तक, राइट, हद तक ऐसे टिका हुआ है कि ये सब जिसको हम कल्चर बोलते हैं, क्या है पता नहीं एग्जैक्टली, ओके, बट अगर आप यूएस में जाओगे तो पहले, सबसे पहले तो मैरिज रेट ही 50-60% होता है, समझ रहा है क्या? मतलब 50-60% लोगों का, मैं वो ऑफिशियली मैरिज ही नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि राइट उनको बच्चे भी है बट ऑफिशियली दे आर नॉट मैरिड, करेक्ट और नॉट? कई सारे लोगों की शादी में उनके बच्चे रहते 2-3, होता है ऐसे। एंड देखो भाई, हमें अजीब लगता है क्योंकि हम वो कल्चर में पहले से बड़े नहीं है, उनको हमारा कल्चर अजीब लगता है, इज इट राइट और नॉट? उनको हमारा कल्चर अजीब लगता है कई बार, आप समझ रहे हो क्या? उनको लगता है कि भाई ऐसे कैसे भाई, वो आज तक कभी देखा नहीं, कभी कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं, डायरेक्ट शादी, है कि नहीं? हो सकता है, राइट, दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सम डिफरेंट कल्चर और नॉट, करेक्ट और नॉट? तो हर एक का कल्चर अलग अलग है, आप समझ रहे हो क्या बच्चों? ओके, एनीवे, ग्रैंड फादर्स ओनली सन मतलब कौन? फादर। चलो, मदर और फादर्स मदर, ग्रैंड मदर, सही है। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर्स मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंड मदर, ध्यान है क्या सबका? ग्रैंड मदर्स फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, सही है। नेक्स्ट, ग्रैंड सन्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, सही है क्या? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। चलो नेक्स्ट, ग्रैंड सन सन, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। नेक्स्ट,
ग्रैंड डॉटर्स सन, अगेन सेम, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर सन है ना यार, समझा क्या? नेक्स्ट, ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, सही है। डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ, है या नहीं? ग्रैट डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ, दामाद जी, है कि नहीं? क्या बोलते मराठी में, जावई बापू, है कि नहीं? बराबर है ना? जावई बोलते हैं ना? हाँ, ओके। जिसमें बड़ी अक्कड़ रहती है, बराबर है कि नहीं? बड़ी अक्कड़ रहती है ये जावई, एक सन इन लॉ एक ऐसा इंसान है जिसमें बड़ी अक्कड़ लगती है, उसको लगता है कि अपन दुनिया का बड़ा तीर मारे कुछ, बराबर है कि नहीं? सन इन लॉ, है कि नहीं? डॉटर्स हस्बैंड एंड सन इन लॉ के सब आगे पीछे घूमते रहते हैं, बराबर है कि नहीं? कहीं किसी घर में आ गए भाई, जावाई बाबू आ गए, तो सब लोग आगे पीछे करते हैं, बेटी उसके घर में दी है ना यार, हम क्या करें, अपनी चाबी उसके पास रहती है कि नहीं? ये अपना कल्चर है पहले का, अभी ज़रूरी नहीं, कल्चर बहुत चेंज हुआ है अभी, है या नहीं? मेरे जैसे भी लोग हैं, है ना? ओके। सन्स वाइफ, हाँ बोलो, सन्स वाइफ इज डॉटर इन लॉ, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हाँ सुन भाई, बराबर है, बहू रानी, है कि नहीं? डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सही है कि नहीं? अभी कुछ दिनों पहले एक इंटर का बच्चा बोल रहा था कि सर, मैं एक लड़का दूसरे लड़के की पहचान करके था, मैं बोला कौन है भाई? वो बोला कि सर ये बॉयफ्रेंड इन लॉ है, बॉयफ्रेंड इन लॉ है, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, तो ये इंटर के बच्चों ने डिफाइन करके रखा है, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड इज बॉयफ्रेंड इन लॉ, बॉयफ्रेंड इन लॉ, है कि नहीं? ऐसा कुछ तो बोल रहा था भाई वो, मुझे तो ज़्यादा समझता नहीं है कि नहीं? आपको तो, आपने तो पीएचडी किया रहेगा ना इसमें। हस्बैंड्स फादर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ओके। अब अपने यहाँ पे देखो बच्चों, उसमें क्लैरिटी है, अभी समझो मैं ये लड़की बोली सर आपको किसको मिलने जा रहे हो? मैं बोला कि मेरे ब्रदर इन लॉ को मिलना है, मेरे ब्रदर इन लॉ, तो इसके दिमाग में क्या आ रहा है? ब्रदर इन लॉ मतलब, ब्रदर इन लॉ मतलब मेरी सिस्टर का पति, वो भी मेरा ब्रदर इन लॉ है, या मेरी बीबी का भाई, मेरी बीबी का भाई साला मेरा, वो भी तो मेरा ब्रदर इन लॉ है ना? या मेरे सिस्टर का पति, जीजा जी, जीजू, दाजी, जो भी बोलते हैं, मराठी में दाजी बोलते हैं ना, है या नहीं? जो भी बोलते हैं वो भी तो मेरा ब्रदर इन लॉ है ना? तो जब मैं बोला कि मैं ब्रदर इन लॉ को मिलने जा रहा हूं, तो कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? तो इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ये दोनों, बट अपने यहाँ पे दोनों रिलेशन के अलग अलग नाम है। अगर मेरे सिस्टर का पति होता तो मैं क्या बोलता? भाई मैं जीजा जी को मिलने जा रहा हूँ। मेरे बीबी के भाई को मिलने जाता तो मैं बोलता मेरे साले को मिलना है भाई, है या नहीं? ये दो अलग अलग नाम है अपने पास, जो इन दोनों को ये ब्रदर इन लॉ बोलते। समझा क्या? सेम अप्लाइज टू सिस्टर इन लॉ। समझो मैं इसको बोला मेरी सिस्टर इन लॉ को मिलना है, तो सिस्टर इन लॉ मतलब कौन? सिस्टर इन लॉ, मेरी बीबी की बहन, सिस्टर इन लॉ, साली, करेक्ट है कि नहीं? या हाँ बोलो, मेरे भाई की वाइफ, भाभी मेरी, वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ है, भाभी सिस्टर इन लॉ है, करेक्ट और नॉट? तो दोनों को सिस्टर इन लॉ बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बट ये रिलेशन अलग अलग है कंप्लीट, यस और नो? हस्बैंड्स मदर, हाँ बोलो, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, इतना कंप्लीट करेंगे क्या बच्चों? चलो, वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, लगे तो आप अपने रेफरेंस के लिए लिखना है तो लिखो, जो भी है आपके लैंग्वेज में। नेक्स्ट, वाइफ्स सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, सही है। वाइफ्स फादर, फादर इन लॉ, सही है। वाइफ्स मदर, मदर इन लॉ। नेक्स्ट, ब्रदर्स सन, ब्रदर्स सन, भाई का बेटा, इज नेफ्यू, क्या नाम है उसका? नेफ्यू, सही है ना? ब्रदर्स डॉटर इज नीस,
ब्रदर्स डॉटर इज नीस। समझता है क्या? अब इनमें भी प्रॉब्लम है। ब्रदर्स, अभी समझो मेरे भाई का बेटा को मेरे मेरे लिए कौन है? भाई का बेटा, नीस बोलते इधर। मेरी बहन का बेटा, वो भी नीस है इनके एंगल से। समझा क्या? सॉरी, नीस या नेफ्यू है, बेटा या बेटी जो भी है, नेफ्यू नीस। समझता है क्या आपको ये? चलो, मेरे भाई का बेटा मेरे लिए कौन है? नेफ्यू। बहन का बेटा नेफ्यू ही है, बट अपने यहाँ पे अलग है। मेरे भाई का बेटा को भतीजा बोलते, बहन के बेटे को भांजा बोलते। ये दो अलग टर्म है ना इधर, है या नहीं? भांजा, भतीजा। भाई का बेटा, भाई का बेटा भतीजा, बहन का बेटा भांजा। करेक्ट और नॉट? ये दो अलग टर्म है अपने उधर, बट इनके एंगल से दोनों कौन है? नेफ्यू। अच्छा, मेरे भाई की बेटी मेरे लिए कौन है? नीस। भाई की बेटी, बहन की बेटी नीस, बट हिंदी में बताओ, भाई की बेटी भतीजी, है या नहीं? बहन की बेटी भांजी। समझ रहा है क्या? ये अलग टर्म है, अपने यहाँ पे अलग नाम है, बट इनके एंगल से ये सेम है। समझा क्या? नेक्स्ट, सिस्टर्स सन, नेफ्यू। आप देखो सेम है ना इनके लिए तो। देन सिस्टर्स डॉटर, नीस। ब्रदर्स वाइफ, मतलब भाभी, बराबर है ना? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, जीजाजी। बराबर है कि नहीं? नेक्स्ट, माई फादर्स सन इज माई ब्रदर, या तो मैं खुद हूं या ब्रदर। नेक्स्ट, माई फादर्स डॉटर इज माई सिस्टर। माई फादर्स फादर इज माई ग्रैंडफादर, सही है। माई मदर्स ब्रदर इज माई अंकल। माई डॉटर्स हस्बैंड इज माई सन इन लॉ, सही है। माई सन्स वाइफ इज माई डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। माई ब्रदर्स वाइफ इज माई सिस्टर इन लॉ, सही है। माई ब्रदर्स डॉटर इज माई, समझा क्या? माई ब्रदर्स डॉटर इज माई नीस। लिख रहे हो क्या? करो ये कंप्लीट। एक काम करो, पॉइंट नंबर 54 तक तुम खुद कंप्लीट कर रहे हो क्या? हाँ करो, डोंट वेट फॉर मी। हाँ बोलो भाई, ये 44 का आंसर क्या था? माई ब्रदर्स वाइफ इज माई सिस्टर इन लॉ। माई ब्रदर्स डॉटर इज माई नीस, सही है। माई ब्रदर्स सन इज माई नेफ्यू। माई वाइफ्स फादर इज माई फादर इन लॉ। माई वाइफ्स मदर इज माई मदर इन लॉ। माई वाइफ सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ। माई वाइफ्स ब्रदर इज माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। माई फादर्स वाइफ इज माई मदर, सही है। माई मदर्स हस्बैंड इज माई फादर। माई सन्स डॉटर इज माई सन्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सही है। देन डॉटर सन इज माई ग्रैंड सन, सही है क्या? इतने रिलेशन समझे बच्चों? अब ये चारों जो कंसेप्ट हमने सीखे उसके मिक्स क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन से आगे, यहां तक समझाए सबको? तो चलिए टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।